पहली बात तो मुझे बोलना नहीं आता, मेरा पहला है तो मुझे माफ़ करिए, गलती होती है तो। और हम लोगों ने अक्सर में एक छोटा सा अखबार है हमारा, वीकली टैबलेट, तो हम छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ बेहतर कर सकें। तो हमारी बात को इतना वजन दिया और आगे दिखाता है कि सर कितने सीरियस हैं। सर मुझे आता नहीं, ऐसे ही बढ़ेगा प्रोग्राम को लेके। तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और कोशिश करेंगे संसाधनों में अपने अखबार के। और मैं सुशील सर से कहता हूँ कि आएँ और सर मन संभाल। शिक्षा शास्त्री एनसीईआरटी के आप निदेशक भी रहे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, आप सर आएँ और सबसे पहले मंच पर अपनी जगह ग्रहण करें। और मैं चाहूँगा कि परवेश जी आएँ और स्वागत करें उनका, जो औपचारिक एक हम लोग होता है कवायद जी। हमें ख्याल से आप स्वागत करके आइए सर। प्रोफेसर अपूर्वानंद, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं सर, आपको भी हम लोग काफ़ी सुनते हैं और शिक्षा पर आपकी जो राय है वो अक्सर टेलीविज़न के पैनल्स की डिबेट में भी सुनने को मिलती है। मैं चाहूँगा श्री प्रेमपाल शर्मा, आप लेखक हैं सर, आइए अपनी जगह आप ग्रहण करें। अब मैं चाहता हूँ राजीव जी आएँ और मनीष जी का स्वागत करें हम चाहे। चाहूँगा आलोक रंजन जी, हमारे पत्रकार साथी, हमारे वरिष्ठ साथी, आप भी आए सर और प्रोफेसर अपूर्वानंद का स्वागत करें। प्रियंका जी आए और श्री प्रेमपाल शर्मा जी का पुष्प द्वारा स्वागत करें। पूर्व सूबेदार श्री चरण सिंह जी सर, आप भी आए और आप राजीव जी के लिए एक प्रेरणा है, आप भी आकर के। और श्री प्रोफेसर फरार फारूकी का स्वागत करें। प्रियंका जी आप आए और श्रीमती शाश्वती बनर्जी का स्वागत। संजीव जी आप आए और श्री कुशलेंद्र प्रभा जी का स्वागत करें। माफ कीजिए, औपचारिकता मेरे को बहुत ज़्यादा आती नहीं, मैं भी मंच संचालन का काम कर बहुत कम ही एक दो बार ही किया है। हम लोग सीधे प्रोमो चलते ही खबरें देना शुरू कर देते हैं, तो ये औपचारिकता जनरली हम लोगों से ऊपर हो नहीं पाती। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस बहस को शुरू करें और ख़ास तौर पर जो हम सब लोगों की एक साझा चिंता है बच्चों की।
अभी तक हम लोग जिस रास्ते जिस तरीके से पढ़े उसमें अपनी कुछ कठिनाइयाँ थी, अपनी कुछ चुनौतियाँ थी, लेकिन अब जब काफ़ी ज़्यादा शिक्षा पर बहस होती है, बात होती है और हमारे संचार के माध्यम पहले से कहीं ज़्यादा हर आदमी के हाथ में, हर आदमी के घर में है, तो उन तक पहुंचनी चाहिए। बहुत सालों से कई रिपोर्ट्स हैं जो आई, प्रोफेसर यशपाल कमेटी की रिपोर्ट तो जब हम लोग जगह कि बच्चों के कंधों पर बस्तों का बोझ कम होगा, लेकिन आज भी फौज के जो 9 बजे जब हम निकलते हैं तो बच्चे बिल्कुल उसी तरह से सैनिकों की तरह अपने कंधों पर 8 से 10 किलो का बोझ लेकर जाते हुए। उन रिपोर्ट्स को जो बस्तों पर बनी उनका बोझ कम करने के लिए उनको ठंडे बस्ते से निकाल कर कैसे सामने बहस की जाए, किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, ये हमारा आज का मसला है और इससे जुड़े कई आयाम हैं जिन पर अलग अलग वक्ता बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले प्रोफेसर अपूर्वानंद जी से मैं आग्रह करूंगा, सर आपको शिक्षा पर काफ़ी रही है और तमाम दूसरे मुद्दों पर भी आप अपने विचार इस पर रखें, किस तरह से इस बस्ते के बोझ को कम किया जा सकता है और शिक्षा जो है बच्चों की वो किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी, मनीष जी, मंच पर उपस्थित बाकी मित्रों, सभागार में मौजूद मित्रों और साथियों। यहाँ आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भारत में इस पर यह कहा जा सकता है कि हालिया याददाश्त में चर्चा सबसे कारगर तरीके से जिस रिपोर्ट ने शुरू की थी उसका जिक्र यहाँ किया गया है। वो 1992-93 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनाई गई एक समिति की रिपोर्ट थी, छोटी सी रिपोर्ट, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि बच्चों पर जो बोझ है वह कम किया जाए। लेकिन जब हम यह कहते हैं कि बच्चों पर बोझ कम किया जाए, आपको किसी और को गुलदस्ते में अच्छा, तो गुलदस्ते का यह इस्तेमाल बेहतर है। और उस समिति के एक सदस्य आज की सभा के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार, इसलिए हम उनसे ज़्यादा सुनेंगे उसके बारे में। लेकिन जब यह चर्चा हुई कि बच्चों पर बोझ कम किया जाए तो इसके मायने अलग अलग निकाले गए। एक मतलब जो निकाला गया, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ और जिसकी बात ज़्यादा लोग करने लगे, वह यह कि बच्चों की पीठ पर बोझ बहुत ज़्यादा है। जो बस्ता है उनका, वो बस्ता बहुत भारी हो गया है और उस बस्ते को हमें किसी तरह हल्का करना है। हमारे यहाँ अगर इसको लोक विवेक से जोड़कर देखा जाए तो मैं बिहार झारखंड का रहने वाला हूँ, वहाँ से आया हूँ, और वहाँ एक कहावत चलती है जिसमें कहा जाता है बुड़बक विद्यार्थी के बस्ता मोट, जो ज़्यादा बेवकूफ़ होता है उसका बस्ता भारी होता है। तो लेकिन बस्ता भारी का मतलब क्या है? कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल भौतिक शारीरिक बोझ से जोड़ दिया कि बच्चे की पीठ पर 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो है और वो बिल्कुल सही है, उस बोझ को कम किया जाना चाहिए। लेकिन यशपाल रिपोर्ट कुछ दूसरी बात कह रही थी। यशपाल रिपोर्ट यह कह रही थी कि दरअसल हमारी पूरी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा इस तरह से संयोजित की गई है, हमारी पाठ्य पुस्तकें इस तरह से बनाई जाती हैं, शिक्षा की पूरी योजना इस तरह से होती है कि उसमें नासमझी का बोझ बढ़ जाता है। यानी बच्चों पर जो बोझ है उसे हम भौतिक बोझ के रूप में ना समझें कि वह 3 किलो या 4 किलो या 5 किलो का है। बच्चे जिस बोझ से परेशान हैं वो नासमझी का है, और वह इस वजह से है कि पूरी शिक्षा इस तरह नहीं संयोजित की जा रही है कि वह समझ पैदा करे या समझने की आदत पैदा करे, बल्कि वह कुछ स्वीकृत जानकारियों को, कुछ स्वीकृत सूचनाओं को और कुछ स्वीकृत अवधारणाओं को बच्चों में भर देने की बेचैनी से पैदा की जाती हैं।
और इसलिए शिक्षा में जो बहस चलती रहती है वो बहस क्या है कि यह सूचना सही है कि नहीं, यह जानकारी सही है कि नहीं, और फलां नायक क्यों इसमें है और इस नायक की जगह यह नायक क्यों नहीं है। यानी इतिहास, अगर इतिहास की किताब आप बना रहे हैं तो पूरी बहस इस पर आ जाती है कि महाराणा प्रताप को महान कहा जाए कि अकबर को महान कहा जाए। और इस पूरी बहस में जो चीज़ गुम हो जाती है वह यह कि इतिहास को समझा कैसे जाए। आखिर एक बच्ची जो कक्षा में है वह इतिहास को समझना कैसे शुरू करे, इतिहास क्या चीज़ है। यशपाल समिति ने इस ओर इशारा करने की कोशिश की थी कि असली समस्या समझ में दिलचस्पी पैदा करने की है, जिसको बाद में यशपाल ने कहा कि समझ का चस्का पैदा होना चाहिए, समझ का चस्का लगना चाहिए। एक बार वह चस्का लग गया बच्चे को तो फिर वो खुद से रास्ता निकालना शुरू कर लेगा। इस बात को बहुत दिनों तक नहीं समझा गया, यहाँ तक कि 1992-93, और मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रोफेसर कृष्ण कुमार उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, कि उस वक्त की सरकार ने भी उस रिपोर्ट को और उस वक्त की नौकरशाही ने उस रिपोर्ट को ज़मींदोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वह रिपोर्ट हम कह सकते हैं कि ऐसा लगा कि लोगों की निगाह से ओझल हो गई। हालांकि उसने एक चर्चा शुरू कर दी, उसकी गूंज अभी तक यहाँ सुनाई पड़ रही है। उसके कई वर्षों बाद सन 2004 में जब एनडीए की सरकार विदा हुई और यूपीए की सरकार आई, उसके पहले आप सबको पता है कि सन 2000 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या परिवर्तित की गई थी, जिसको लेकर काफ़ी आलोचना हुई, काफ़ी चर्चा हुई, बहस हुई। उच्चतम न्यायालय तक वो पूरी बहस गई, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को चुनौती दी गई, जो पाठ्यचर्या एनडीए के समय एनसीईआरटी ने बनवाई थी। इसलिए जब 2004 में सरकार बदली तो फिर एक शोर उठा, और वह शोर यह था कि 2000 की पाठ्यचर्या को अब बदला जाएगा और एक नई पाठ्यचर्या लाई जाएगी। और चूंकि 2000 की पाठ्यचर्या ने शिक्षा का भगवाकरण किया था, तो 2004 की पाठ्यचर्या इस भगवाकरण को ख़त्म करेगी। लेकिन 2004 में अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे, मानव संसाधन मंत्री थे, और कृष्ण कुमार उस वक्त एनसीईआरटी के निदेशक हुए। उस वक्त भारत सरकार ने जो फैसला किया वो बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण था, और उस पर पूरी बहस अब तक नहीं हुई है। यह नहीं कहा मानव संसाधन मंत्रालय ने एनसीईआरटी को कि शिक्षा का भगवाकरण हो चुका है और अब आप इस भगवाकरण को ख़त्म करें, बल्कि मंत्रालय ने जो खत दिया एनसीईआरटी को 2000 की पाठ्यचर्या को फिर से देखने का, उसकी समीक्षा करने का, उस खत में जो संदर्भ बिंदु दिए थे उनमें एक संदर्भ बिंदु था 1992-93 की यशपाल समिति की रिपोर्ट, जो बच्चे के पीठ से बस्ते का बोझ कम करने की वकालत करती थी। यानी जो नासमझी के, और नासमझी का मतलब क्या है, नासमझी का मतलब ये नहीं कि बच्चे में नासमझी बढ़ रही है, बल्कि यह कि यह जो बेचैनी है हम सारे लोगों में, शिक्षाविदों में, अभिभावकों में, सरकारों में, वह बेचैनी क्या है? वो बेचैनी है कि जानकारियों का विस्फोट हो रहा है। बार बार कहा जाता है कि हमारे चारों तरफ जानकारियों का विस्फोट हो रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे कहीं इसमें पीछे न छूट जाएं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ कितनी ज़्यादा किताब में डाल सकते हैं, कक्षा में डाल सकते हैं, परीक्षाओं में उनसे निकाल सकते हैं। तो यह हमारी बेचैनी है कि हमारी बच्ची कहीं पीछे तो नहीं छूट रही है, और इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ठूंसते जाएं, और इसके चलते हमारी किताबें या हमारी पूरी कक्षा इतनी ज़्यादा गहन हो जाती है, जिसके लिए हम अंग्रेज़ी में शब्द इस्तेमाल करते हैं डेंस, इतनी ज़्यादा कि समझ कहीं गुम हो जाती है। तो आप किसी एक विषय को समझने से ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बेचैन हैं कि जानकारियाँ कितनी ज़्यादा हमारे किताब में हैं और वह जानकारी कितनी ज़्यादा हमने बच्चे के अंदर डाल दी। इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर की वह कहानी हम सब लोग भूल ही गए हैं, जो तोते की कहानी है, और जो तोता आखिरकार मर जाता है और फिर अंत में सिर्फ पन्ने की फड़फड़ाहट ही सुनाई पड़ती है। तो उस कहानी को हम लोग भूल गए हैं, बहुत सरल कहानी है।
तो उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने संदर्भ बिंदु यशपाल समिति की रिपोर्ट को बनाया, और वो बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही नया तरीका था किसी पाठ्यचर्या को नियोजित करने का। मैं इसलिए उसकी तरफ याद दिला रहा हूं कि 2004 लगता है अब कहीं गुम हो गया है इतिहास में, और अब उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और एनसीईआरटी ने यह जो काम किया था, उस काम के महत्व को भी अभी पूरी तरह से हमारे पढ़े लिखे समाज ने भी नहीं समझा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को एनसीईआरटी ने जब पूरी तरह से उसकी समीक्षा की और नई पाठ्यचर्या बनाई, तो उसमें संदर्भ बिंदु यही था। संदर्भ बिंदु था बच्चे में समझ की ललक पैदा करना, या उस पूरी समीक्षा के जो अध्यक्ष थे समीक्षा प्रक्रिया के, वो फिर से प्रोफेसर यशपाल थे। तो प्रोफेसर यशपाल ने यही कहा कि हमें यह सब कुछ ऐसे नियोजित करना है कि बच्चे में समझ का चस्का पैदा हो। इसलिए मैं आपसे ये वकालत करूंगा कि आज हमारे पास वक्त बहुत कम है कि हम जब इस तरह की कोई चर्चा करें तो एक बार उस पूरी पाठ्यचर्या परिवर्तन और नई पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया को इत्मीनान से समझने की कोशिश करें। आखिर किया क्या जा रहा था, और वह किताबों में फिर पाठ्यपुस्तकों में किस तरह से प्रतिफलित होता हुआ दिखलाई पड़ता है, किस तरह प्रतिबिंबित होता हुआ दिखलाई पड़ता है। जो नई किताबें बनी, वो नई किताबें इस बेचैनी से नहीं बनाई गई कि हम बच्चों को सही बात बता देंगे, है ना। हमारी बेचैनी हमेशा क्या होती है, गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, सही इतिहास पढ़ा देंगे, और हर किसी का इतिहास अलग हो सकता है। तो इसलिए यह एक प्रवाद उठाया जाता है कि जब सरकार बदलती है तो किताब बदलती है, क्योंकि इतिहास का नज़रिया और सारी बहस इतिहास पर केंद्रित रहती है। इस पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर सारी बहस इतिहास पर क्यों केंद्रित रहती है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ इतिहास नहीं है। शिक्षा तो एक व्यापक अवधारणा है। दूसरी बात जो उस रिपोर्ट ने कही और नई पाठ्यचर्या ने कही, वह यह कि ज्ञान को टुकड़ों में बांट कर देखना गलत है, और जो ज्ञान के बीच के भीतर हमने खाने बना के रखे हैं, उन खानों में हमें छेद करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक से दूसरे में आवाजाही हो सके। तो हम जो बिल्कुल सख्त विभाजन कर देते हैं ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में, उस सख्त विभाजन को भी रोका जाए, उस सख्त विभाजन के खिलाफ भी काम किया जाए, और ये नई पाठ्यचर्या ने किया। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उस पर बात कर सकें, लेकिन उस नई पाठ्यचर्या की सीख को उन 5 वर्षों में, जिन 5 वर्षों में नई पाठ्यचर्या लागू होती रही और उसके अनुरूप नई पाठ्यपुस्तकें बनती रहीं, उनमें उन 5 वर्षों में उस पर काफ़ी बहस हुई। भारत की शिक्षा का एक दूसरा दुर्भाग्य यह है कि यहाँ शिक्षा का मतलब या पाठ्यचर्या का मतलब आकर ख़त्म हो जाता है पाठ्यपुस्तक पर। इसलिए सारी बहस इस पर होती रहती है कि हमारी पाठ्यपुस्तक कैसी है, ठीक है या नहीं है। दूसरी तरफ विडंबना यह है कि पाठ्यपुस्तक पर जोर देना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि भारत के करोड़ों करोड़ बच्चे जो बहुत ही गरीब हैं, जिनके माँ बाप के पास, जिनके परिवारों के पास उस एक किताब को छोड़कर दूसरी किताब का कोई ज़रिया नहीं रहता, यानी वही एक किताब है जो उनके लिए मानसिक भोजन है, भावनात्मक भोजन है, जिस प्रकार की भी चीज़ हो। इसका अर्थ यह हो गया कि उस किताब को बनाने में पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक बच्चे को एक चीज़ दे रहे हैं और वही एक चीज़ उसके पास है। हम जैसे परिवारों के बच्चों की तरह जिनके पास किताबों की बहुतायत होती है, हिंदुस्तान के ज़्यादातर बच्चों के पास किताबें नहीं होती हैं। तो इस किताब को एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वाह भी करना पड़ता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पाठ्यपुस्तक पर खुद बोझ बहुत बढ़ जाता है, उससे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और वो एकमात्र जरिया बन जाती है। और फिर शिक्षक को उस पाठ्यपुस्तक से बांध दिया जाता है, यानी पाठ्यपुस्तक एक तरह का डंडा भी बना दी जाती है जिससे आप शिक्षक को हकाते हैं, और फिर पूरी पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम व चूंकि पाठ्यपुस्तक ही केंद्र में आ गई तो हम बाकी चीज़ों को भुला देते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ पाठ्यपुस्तक को बच्चे के अंदर डाल देना नहीं है कि आपने किसी तरह उसको डाल दिया और फिर परीक्षा में उससे निकलवा लिया, वह नहीं है, उसके अलावा है। 2005 की पाठ्यचर्या इन दिशाओं की तरफ इशारा कर रही थी।
स्वतंत्र भारत में यह पहली बड़ी घटना थी स्कूली शिक्षा में, और इसको गंभीरता से ग्रहण किए जाने की ज़रूरत थी और इस पर बहस किए जाने की ज़रूरत थी। जितनी बहस होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो शिक्षित समुदाय है उसे गौर से देखेगा, क्योंकि ये उसके बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन न तो मीडिया में एक समय तक हुआ, लेकिन मीडिया उसके बाद अपनी पुरानी आदत पे लौट आया, यानी उसने बहस की बारीकियों को छोड़ दिया और उसने भी कहना शुरू किया कि सरकार बदलने पर पाठ्यचर्या बदल जाती है। उसका केंद्र बिंदु यानी बोझ का कम होना, नासमझी के बोझ का कम होना, जिस चिंता से ये पूरी पाठ्यचर्या बनी थी, उस चिंता को भुला दिया गया। आज हम जब यहाँ बैठे हुए हैं और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बहस को कम से कम दिल्ली में चलाया जाएगा। दुर्भाग्य से, और इस बात को यहाँ कहना ज़रूरी है, कुछ दिन पहले हमारे पास दिल्ली सरकार का एक सर्कुलर पहुँचा जो सरकार ने तैयार किया था, और उस पर उन्होंने लोगों से राय मांगी थी। उस सर्कुलर को हमने देखा तो फिर थोड़ी तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ इसलिए कि जैसा मैंने कहा कि पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक, इसको लेकर बहस भारतवर्ष में काफ़ी आगे जा चुकी है। लेकिन दिल्ली सरकार का जो सर्कुलर हमने देखा तो हमें लगा कि जैसे ये बहस हुई ही नहीं, और हम फिर एक नए सिरे से कुछ काम करने वाले हैं। यानी अगर आप यह करते हैं कि आप यह कह रहे हैं कि चूंकि कक्षा 5 में डाकखाने पर एक कविता लिख दी गई है, मैं उस सर्कुलर से कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं बाहर से काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन आशय यही है कि डाकखाने पर कोई बात कही जा चुकी है तो कक्षा 7 में डाकखाने पर कविता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो दोहराव है। अगर आप उस पूरे सर्कुलर को पढ़ेंगे तो आपकी तकलीफ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप दोहराव को भी ठीक से नहीं समझ रहे हैं, आप इस बात को भी नहीं समझ रहे हैं कि क्यों एक चीज़ जो कक्षा 5 में कही गई वह कक्षा 7 में फिर से कही जानी चाहिए, और उस फिर से कहे जाने को दोहराव और इसलिए बेकार और इसलिए हटा दिए जाने लायक नहीं कहा जा सकता। और इस आधार पर जब आप बैठकर पाठ्य पुस्तकों का संपादन कर देते हैं, जैसा प्रस्ताव उस सर्कुलर में दिया गया था, तो इसका अर्थ यह है कि आप पाठ्य पुस्तक की समग्रता को भी नहीं समझ रहे हैं। ये पाठ्य पुस्तकें जो 2004 की पाठ्यचर्या के अनुसार बनाई गई थी, उनके पीछे एक समग्र दृष्टि काम कर रही थी। आप उस समग्र दृष्टि को भूलकर अगर संपादन शुरू कर देंगे और बस उस संपादन के पीछे आप एक बढ़िया मकसद बताएंगे, वो मकसद ये है कि हम बच्चों का बोझ कम करना चाहते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम दोनों चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, न बोझ को समझ रहे हैं, न शिक्षा को समझ रहे हैं, न पाठ्य पुस्तक की समग्रता को समझ रहे हैं। क्योंकि पाठ्य पुस्तक बिना पाठ्यचर्या की दृष्टि है, उस पाठ्यचर्या की दृष्टि के बिना पाठ्य पुस्तक बन नहीं सकती। तो दोनों में अगर संगति नहीं है तो फिर पाठ्य पुस्तक बेकार है, वह पाठ्यचर्या के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही है। इसलिए किसी भी प्रकार की समीक्षा, किसी भी प्रकार के नए कदम को उठाने के पहले आवश्यक यह है कि हम उस पूरी बहस को एक बार फिर से देखें। और इसीलिए शिक्षा में सरकारों के साथ परेशानी यह है कि सरकारों के पास वक्त कम होता है, और इस बात को हम समझते हैं। 5 साल बहुत ज़्यादा नहीं है, सरकार को कुछ करके दिखाना भी होता है, वह भी ठीक है, लेकिन शिक्षा में हमें थोड़े इत्मीनान से और धीरज से चलना भी पड़ता है। शिक्षा में हमें समाज को इसकी आदत भी डालनी पड़ती है कि वह धीरज से देखे। हमें अभिभावकों को इस चिंता से मुक्त करने की भी ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे दौड़ में पीछे जा रहे हैं। हम ऐसा ना हो कि सरकारें उस दौड़ में खुद लग जाएं और वो कहने लगें कि नहीं नहीं, देखिए साहब, ऐसा है कि केंद्र सरकार उसमें इस रफ्तार से दौड़ रही है तो हम उससे दोगुनी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। तो मैं सिर्फ अभी यही दरख्वास्त कर सकता हूँ, यही अनुरोध कर सकता हूँ कि एक बार हम लौट कर 2004 की बहस को ज़रा गौर से देखें। दिल्ली में उस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले यह भी कहना चाहूँगा कि उस प्रक्रिया के पहले एक प्रक्रिया खुद दिल्ली ने शुरू की थी, वो दिल्ली की SCERT ने शुरू की थी। दिल्ली के SCERT में प्रोफेसर जानकी राजन
डायरेक्टर थी, प्रोफेसर कृष्ण कुमार उस पूरी प्रक्रिया के सलाहकार थे। वहाँ पाठ्यपुस्तक बनाने की SCERT ने प्रक्रिया शुरू की थी। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार उन पाठ्यपुस्तकों को देखें जो उस समय तैयार की गई थी, यानी 2004 की पाठ्यचर्या के पहले। वे पाठ्यपुस्तकें दिल्ली की खुद की तैयार की हुई पाठ्यपुस्तकें थी। उनमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन उनके पीछे की दृष्टि वह थी जो आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में दिखलाई पड़ी। तो दिल्ली स्वयं जो कर चुकी है उसे वह भूल न जाए, वो उसका किया हुआ है और उसे करने वाले लोग दिल्ली में मौजूद हैं। उस दायरे, वो स्कूल के शिक्षक हैं, वो कॉलेजों में पढ़ाने वाले लोग हैं, वो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा में जुड़े हुए अनेक संगठनों के लोग हैं। तो बेहतर यह होगा कि हम उस पूरी चीज़ को एक बार फिर से देखें और इस बहस को हम इत्मीनान से, मैं फिर कह रहा हूँ, इत्मीनान से आगे ले जाएं, क्योंकि बोझ हड़बड़ी से पैदा होता है, बेचैनी से पैदा होता है। अगर उन दोनों चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर बोझ बहुत कुछ घट जाएगा। शुक्रिया। शुक्रिया प्रोफेसर पूर्वानंद। आपने कहा बोझ हड़बड़ी से पैदा होता है और हड़बड़ी में हम उन चीज़ों को भी रख लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ उसी तरह की बात है। बच्चों को टूल्स ऑफ एनालिसिस देने को हम बातें कहना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन भी चाहते हैं ताकि सब लोग इसमें सहभागी हो सकें इस सेमिनार में। तो इसलिए अपनी बात थोड़ा जल्द करने की कोशिश करें। मिनट में अपनी बात कहने के लिए कहा गया है, कोशिश करूँगी। कुछ जहाँ से ये बातें निकल रही हैं थोड़ा सा उस बारे में तारुफ देना चाहूँगी। जामिया मिलिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाने के अलावा मैं तकरीबन 6 साल एक स्कूल की मैनेजर रही हूँ, जो कि बाड़ा हिंदू राव के ईदगाह कसाबपुरे के इलाके में स्थित है। ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है और शायद जो शिक्षा की समझ उस स्कूल से जुड़ने के बाद जो मैंने सीखा, इतने बरसों दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से जुड़ी रही और जामिया से जुड़ी रही, लेकिन शायद वो समझ जो एक स्कूल से जुड़ने से और जिस तरह का वो स्कूल और इलाका है उससे जुड़ने से मिलती है, वो कहीं और इस तरह की गहरी समझ नहीं मिल पाई। यहाँ पर पूर्वानंद जी ने किताबों की और किताबों से जुड़े बोझ की बात की है और शायद कृष्ण कुमार जी उस बहस को, बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ मैं एक और तरह के बोझ की बात करूँगी जो कि आज के माहौल से पैदा हो रहा है और वो माहौल जो है पिछले 1 साल में और ज़्यादा एक ख़ास दिशा में जा रहा है। वो बात है शनाख्त के बोझ की या आइडेंटिटी से या अस्मिता से जुड़े बोझ की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। मैं थोड़ा सा स्कूल और इलाके के बारे में बता दूं, क्योंकि ये स्कूल इस तरह का एक स्कूल ही सही, लेकिन उस तरह के हज़ारों बहुत सारे स्कूल दिल्ली में मौजूद हैं और जिस तरह के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं और जिस तरह के सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, उस तरह के हज़ारों बच्चों से जुड़ी हुई बातें हैं ये। इस स्कूल में क्योंकि इलाका एक मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है, तो वहाँ पर बहुत से तकरीबन 95-97% जो बच्चे हैं वो मुसलमान बच्चे हैं और ये बच्चे तकरीबन इनमें से 65 से 70% बच्चे जो कि कक्षा 4 से लेकर और 10वीं 11वीं तक, क्योंकि 11वीं 12वीं में जो बच्चे पहुंचते हैं और स्कूल में रहते हैं वो थोड़े बेहतर इकनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, और लेकिन 5वीं से लेकर के और 10वीं 11वीं तक के 10वीं तक के बच्चे जो हैं बहुत सारे कारखानों में काम करते हैं
और ये कारखाने बहुत छोटी पतली गलियों में स्थित हैं और बहुत तरह का सामान बनाया जाता है, जिसमें डायरियाँ हैं, जीन्स हैं और लोहे के छोटे बड़े औजार हैं जो इन कारखानों में बनते हैं और बच्चे उसमें मेहनत करते हैं और स्कूल भी आते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ शिक्षा की खातिर बिहार से, यूपी से और जगहों से आकर इन कारखानों में रहते हैं और कुछ के वालिदैन भी दिल्ली में नहीं हैं और वो कारखानों में काम करते हैं और एक उनका वो ज़रिया आमदनी भी है और अपने परिवार को भी सपोर्ट करते हैं। मैंने शनाख्त के बोझ की बात की। मैं ख़ुद 1992 से एक जामिया नगर के इलाके में रह रही थी। पिछले कुछ सालों से अब अलग जगह पे रह रही हूँ। 1992 में जब मैं आई जामिया नगर के इलाके में, तो उस वक्त बाबरी मस्जिद का वो पूरा वाक़या पेश आया और अचानक से जो घर थे और जो इलाका था वो बहुत ही एक अलग रंग उसने ले लिया। और रंग इस मायने में कि बहुत लोग जो बाहर रह रहे थे मुसलमान, वो इन इलाकों में आना उन्होंने चाहा और यहाँ तक कि फ्रेंड्स कॉलोनी और जो बराबर के इलाके थे उन तक से लोग जामिया नगर, जिसके अंदर जाकिर नगर और बटला हाउस और अबुल फजल शामिल है, वहाँ पर शिफ्ट हुए और अचानक से जो हैं प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़ गए। इसी तरह जहाँ पर स्कूल स्थित है वो भी बेइंतहा कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है और बहुत डेंस और दाम वहाँ पर भी आसमान को छूते हैं क्योंकि कारखाने हैं और एक कमर्शियल जगह है। अच्छा, यहाँ पर एक इसका 1992 का ज़िक्र मैंने किया और इस तरह से अगर हम दिल्ली को देखें तो वो जोग्राफिकली और डेमोग्राफिकली बहुत बदलती रही है। ये नहीं है कि मुसलमान पहले भी, इससे पहले भी बहुत हिम्मत के साथ दिल्ली में और सभी इलाकों में रहते थे, लेकिन अब और इन्हीं इलाकों में महदूद हो गए हैं। और ये माहौल भाई, हमें पता है कि खौफ का माहौल का मतलब है कि कुर्सियों पर लोग बरकरार रहें और उसी एक सत्ता बनी रहे और उसको, बल्कि उस माहौल को हवा दी जाती है। इन घेटों में, जो कि घेटों जिस इलाके में स्कूल है वो एक घेटो है जहाँ पर जो लोग कैद हैं वो डर का शिकार हैं। इसी तरह से और भी घेटो दिल्ली में देखे जा सकते हैं। जामिया नगर का इलाका एक घेटो है, ईस्ट दिल्ली में एक घेटो है, लेकिन इस घेटो में बंद लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो तो है ही, लेकिन बाहर जो और लोग हैं वो भी एक ख़ास तरह की पिक्चर मुसलमानों की बनाते हैं। ऐसे मेरे स्टूडेंट्स जामिया में आते हैं जो जिन्होंने स्कूल पूरा कर लिया, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन वो मुसलमान कौन, क्या, कैसा है, क्या एक दहशतगर्द के अलावा कोई और है, तो वो उसकी शक्ल, उससे एक मिलना जामिया ही में होता है। यहाँ पर जिस इलाके में स्कूल मौजूद है, और जैसे मैंने कहा कि मैं शनाख्त के बोझ की बात कर रही हूँ, वहाँ पे एक लेयर्ड एक्सपीरियंस है डर का और खौफ का। जैसे जब इलाके में मैं घूम रही थी और गलियों में और कारखानों में जा रही थी, तो एक साहब से मुझे मिलवाया गया और वो उस इलाके के बुज़ुर्ग हैं और कहा गया भाई इन्होंने अपनी जायदाद में से एक रास्ता बाहर के लिए दे रखा है, और वो रास्ता अगर खुदा ना करे कभी कोई रायट होता है, कर्फ्यू होता है, कोई हमला होता है, तो वो रास्ता काम आएगा। इसी तरह हमारे जो इलाके के, ये कई साल कबल की बात है, एक जो लोकल नेता थे उनको हमने भाई 15 अगस्त पे झंडा लहराने के लिए बुलाया।
उन्होंने आकर जो स्पीच दी वो बहुत कुछ कहती है। और उन्होंने कहा कि बच्चों, ये देश हमारा है। अगर कोई तुमसे कभी कहे कि ये तुम्हारा नहीं है तो कभी ना मानना। यहाँ हमारे बुज़ुर्गों की हड्डियाँ दफन हैं, उन्होंने देश के लिए जानें दी हैं। इसी तरह अभी हाल में 1 साल पहले स्कूल बहुत खस्ता हाल में है, बिल्डिंग बनी नहीं है, बल्कि हमें मदद दरकार है कि वो बिल्डिंग बन सके। अभी स्कूल एक अलग जगह पर कुछ कक्षाएं उसकी लग रही थी, क्योंकि स्कूल की जो हालत है बिल्डिंग की वो बहुत ही बुरी है। तो वहाँ पर ऐसे ही मैं स्टाफ रूम में बैठी हुई थी और ये इलाका जहाँ पर हमारी कुछ कक्षाएं शिफ्ट कर दी गई थी, ये एक मेजॉरिटी इलाके में था, जो कि उस स्कूल से बस केवल 1-1.25 किलोमीटर दूर था। वहाँ पर ब्रेक के वक्त एक बच्चा आया और उसने कहा वाइस प्रिंसिपल से कि मैं आधी छुट्टी में जाना चाहता हूँ और मेरा कुछ अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से और इस वक्त मुझे डॉक्टर को दिखाना है। वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि भाई ऐसे अकेले चले जाओगे? उसने कहा हाँ चला जाऊँगा, मैं मुसलमान मोहल्लों से होता हुआ जाऊँगा। इसी तरह एक मौका मिला कि बच्चों से ज़्यादा करीब से जान पाऊँ और कुछ क्लासें भी मैंने उस स्कूल में ली, पढ़ाया भी है। कक्षा 8वीं में की एक किताब है सोशल पॉलिटिकल लाइफ, जिसके अंदर एक चैप्टर है मार्जिनलाइजेशन या हाशिएबंदी पर एक चैप्टर है। और मैं देखना चाहती थी कि ये बच्चे जो बहुत तरह की हाशिएबंदी का शिकार हैं, ये उस चैप्टर को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं या वो चैप्टर इन पे कैसे एक तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो हमने हाशिएबंदी की बात शुरू की कि क्या भाई हाशिएबंदी क्या होती है, किस तरह की होती है। फिर बात मुसलमानों पे आई तो बच्चे 8वीं क्लास के, उनको उसके सब रंग पता थे और बल्कि उन्होंने तजुर्बा था उनका उसमें शामिल कि भाई मुसलमानों को नीची निगाह से देखा जाता है। फिल्मों में मुसलमानों को बिल्कुल एक विलेन के रूप में दिखाया जाता है, या फिर अगर कहीं धमाका होता है तो सबसे पहले जिन पर उंगली उठाई जाती है या गिरफ्तार किया जाता है वो मुसलमान होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एक मल्टी लेयर्ड परसेप्शन है फियर का और डिस्क्रिमिनेशन का, ये बहुत ही अंदर तक पहुंचा हुआ है और आज शनाख्त एक बोझ के रूप में मौजूद है। और हमको जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, अभी टोनी ब्लेयर ने अब बयान तो दिया कि भाई ये IS जो है वो क्या जिस तरह की चीज़ें हमने की और अमेरिका का साथ दिया, क्या उसका नतीजा है। उसी तरह से हम जो आज का माहौल है और जितने अलगाव का लोग शिकार हैं, वो माइनॉरिटीज़ हों, वो दलित हों, वो और लोग हों, तो इस अलगाव के शिकार से हमें लोगों को एक तरह से रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ अलगाव एक ख़ास तबकों का नहीं है, बल्कि ये जो एक पोलराइजेशन है और इसको देखने समझने की ज़रूरत है। क्या इसके बारे में कुछ किया जा सकता है कि शनाख्त लोगों के लिए बोझ ना रहे। और 2005 का जो NCF है वो इसकी बात करता है, शुरू में जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि शनाख्त जो है वो उसको नर्चर किया जाए। वो शनाख्त क्या इस तरह के घेटों के स्कूलों में या और जगहों पर जहाँ पर बच्चे एक बिल्कुल होमोजेनाइज्ड हो गए हैं स्कूल भी, क्या कुछ किया जा सकता है। स्कूल की तारीख से थोड़ी सी उम्मीद जागती है। बहुत इंटरेस्टिंग तारीख़ है, ये 100 साल पुराना इदारा है और यहाँ पर जब ये बना था तो उस समय पार्टीशन के वक्त यहाँ पर स्कूल कायम किया गया और यहाँ पे जो टीचर्स और लोग थे वो शांति दल में काम कर रहे थे और अमन व अमान कायम करने की कोशिश कर रहे थे।
और उसी कोशिश में एक बाल सभा नाम के क्लब्स बनाए गए थे, और जहाँ पर जो बच्चे रेफ्यूजीज़ थे वो और यहाँ के बच्चे आते थे और खेलते थे। क्या उस तरह के फोरम्स जहाँ पे बच्चे आकर के पढ़ सकें, कम्युनिटी की मदद से, लोगों की मदद से, टीचर्स की मदद से, क्या स्कूल एक ज़्यादा वाइब्रेंट स्पेस जो स्कूल के वक्त है उसके अलावा क्या इस तरह का काम कर सकता है? क्या कम्युनिटी सेंटर या एक लर्निंग सेंटर्स बन सकते हैं जहां कम्युनिटी के भी लोग आएं और अलग अलग जगहों के लोग और अलग अलग तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक जगह जमा हो सकें? जी शुक्रिया। शुक्रिया प्रोफेसर फारूकी। ज्ञान का, शिक्षा का असली मकसद वो उजाला देना होता है जो गैर बराबरी और जो मानसिकताएं हैं अलग तरह की, उनकी बेड़ियों से मुक्त कर सके। उसी पर हम लोग विचार कर रहे हैं। मैं अब चाहूँगा, शो थोड़ा समय की कमी है और हॉल हमें छोड़ना भी है 4 सवा 4 बजे तक, तो इसलिए अपनी बात अगर संक्षेप में कहें और दोहराव न हो तो ज़्यादा अच्छा। धन्यवाद। मंच पर आशीन, कृष्ण कुमार जी, मनीष जी और मेरे बाकी दोस्तों। अपूर्वानंद जी ने पृष्ठभूमि बहुत अच्छी दी है कि पाठ्यक्रम पिछले दिनों कैसे बनाए गए और कैसे उस पर आगे बढ़ा जाए, और एक दूसरा चैनल से दूसरी समस्याओं की तरफ फराह जी ने इशारा किया है। मैं एक पिता के नाते, अभिभावक के नाते या एक नागरिक के नाते कुछ अनुभव शेयर करूंगा, क्योंकि शिक्षा के नीति बनाने वाले भी और उन्हें लागू करने वाले आज एक ही मंच पर हैं, और मैं 5 वर्ष का समय कम भी नहीं मानता। शुरुआत ही है और मैं शायद अपनी बात वहाँ से शुरू करूँ कि कई अच्छी शुरुआत हो भी चुकी हैं, अंधेरा इतना घना नहीं है। और अभी अभी का ताज़ा अनुभव, दिल्ली में 3 व्हीलर का मिजाज बदल गया है। सीपी से जब भी जाता हूँ तो वो बम्बई के दिन याद आते हैं कि किराया 105 होगा या 106 होगा। वो दिल्ली में बदल गया है। मुझे लगता है कि शायद शिक्षा की भी शुरुआत कुछ हो चुकी है। अब उसको आगे कैसे लिया जाए, मैं शायद अपनी बात जहाँ निष्कर्ष देना चाहता था वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और दिल्ली के अंदर मेरे अनुमान के अनुसार करीब 4000 स्कूल हैं, 30 लाख बच्चे हैं। अगर इनके लिए, इनके मिजाज में हमने कुछ तब्दीली लाए पाठ्यक्रम से, मुझे लगता है वो पूरे देश में जाएगा। वो सिर्फ पार्टी का संदेश नहीं होगा, वो शायद शिक्षा की एक बड़ी शुरुआत होगी। मैंने बात शुरू की थी कि एक पिता के नाते में अनुभव, पिछले 1 हफ्ते ही मैं 2-3 अनुभव बांटूंगा। एक दोस्त का फ़ोन आता है कि मेरी बेटी 11वीं में है, आकाश में कोचिंग कर रही है, लेकिन बीमार हो गई है, न कुछ खा रही है, मैं क्या करें, डॉक्टर को दिखाएं। मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन मैंने कहा कि डॉक्टर को तो बिल्कुल ही नहीं दिखाइएगा। काश उसके दिमाग में आप ये डाल पाओगे, आकाश इतना बड़ा होता है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत छोटा सा एक कमरे में होता है, कुछ भी मिलेगा। दूसरा अनुभव, पीटीएस से बात करते करते, कुछ शिक्षक यहाँ पे बैठे भी हैं, मैंने पिछले दिनों वैसे ही कुछ समझने के लिए कुछ बात की थी। उनका अनुभव, बोले कि पीटीए की मीटिंग में गए, बच्चे के 90% आए, उसकी माँ ने वहीं उसको चांटा मारा कि तुझे मैंने इतना ट्यूशन करा रही हूँ, 90%। जिस बात हम कह रहे थे तन और मन पर, पहले वाला उदाहरण उस तन पे है जिसमें बच्चा बीमार हो गया। और मुझे लगता है दिल्ली में ऐसे हजारों बच्चे हैं। पिछले 2 महीने के अंदर ही आपने कोटा से सुसाइड की खबरें सुनी होंगी। शायद ऐसी खबरों को तो हमारा दूसरा राजनीतिक विमर्श गौर करने लायक भी नहीं समझता कि ये क्या हो रहा है। और दिल्ली के अंदर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे डीएम कोटा ने कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं क्लास करने की बच्चों की, जिससे कि और ऐसा दोहराव न हो। मुझे नहीं लगता कि क्या कोटा के अनुभव से दिल्ली भी कुछ सीखेगा। कोचिंग दिल्ली में भी चल रही है, हो सकता है यहाँ भी ऐसा हो रहा हो, लेकिन वो दबा दिया जाता हो।
लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ जो तन और मन की बोझ की बात है। लेकिन मैं अब उस तीसरे बिंदु पे आता हूँ, क्या पहले वाला अभिभावक उस बच्चे को समझा सकता है? क्या वो खुद भी समझ पाता है? क्योंकि उसे पता है, और दूसरे वाले का जो 90% पे भी थप्पड़ मारने वाला, उसे पता है कि दिल्ली के अभी जब एडमिशन होंगे तो 90% पर वो कहीं भी नहीं होगा। यानी कि ये सारा जिस गली की तरफ, ये बच्चे को ही तन और मन पर बोझ नहीं, ये उन अभिभावकों को भी, मैं समय की सीमा कम है इसलिए उन अभिभावकों को भी जानता हूँ जो बच्चों के 11वीं 12वीं और कॉलेज के एडमिशन के दौर में खुद बीमार हो गए और मुश्किल से निकल पाए। शायद आप इसमें से अपनी बायोग्राफी अगर सुनी जाए तो ये मैं बस ये कुछ चंद उदाहरण हैं कि अब बात आती है, आदरणीय कृष्ण कुमार जी यहाँ पर हैं, 100 वर्ष पहले शायद उन्होंने ये किताब एडिट की है गीजू भाई की, देवास्वप्न। लगभग 100 वर्ष पहले लिखी गई होगी वो, जब गीजू भाई लिखते हैं, और लगभग वैसे ही अनुभव। अध्यापक कहते हैं कि कोर्स की किताब खत्म करें या इस गीजू भाई की तरह खेल खिलाते रहें, नाटक कराते रहें, वो भाषा पढ़ाने की सब, मुझे लगता है कि वो सारे औजार उस छोटी सी किताब में हैं जो आज 100 वर्ष के बाद। इस बीच में कुछ और महत्वपूर्ण समितियां बनी हैं, अपूर्वा ने जिनका जिक्र किया, बस्ते का बोझ, शायद उसका और रोशनी कृष्ण कुमार जी डालेंगे। बार बार उसकी चर्चा हुई है और ऐसा नहीं है कि वो पिछले 1 साल से अंधेरा हो गया हो। हम लगातार क्या 20 वर्ष तक लगभग एक से ही शिक्षा मंत्री रहे और उस दौर में उन्होंने क्या किया, मतलब वो बस्ते का बोझ और बढ़ रहा है, यहां तक कि सरकारी स्कूल कमजोर हुए। मेरा अभी हाल का अनुभव बताता है कि 10 नमस्कार। क्या हो गया? शिक्षा पे चर्चा है बिना संवाद के बजाय, ऐसे कैसे हो सकता है? और नमस्कार का जवाब अगर नमस्कार से नहीं निकले तो संवाद कहाँ से आएगा? फिर से शुरू कर लेते हैं। नमस्कार। अभी ठीक है। मैं सबसे पहले तो एक चीज़ स्पष्ट कर दूं सबके सामने कि शिक्षा से मेरा नाता 3 बिंदुओं तक सीमित है। एक ये कि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, दूसरा मेरे पिताजी स्वयं अध्यापक थे, और तीसरा मैं इस समय दिल्ली का शिक्षा मंत्री हूँ। इसमें कहीं भी ये नहीं आता, ना एक शिक्षक का बेटा होने के नाते, ना कुछ क्लासेस पास करने के नाते, क्योंकि मेरे पास भी कुछ डिग्री सर्टिफिकेट कुछ होगा ही, सबके पास होता है, बहुत लोगों के पास होता है, और ना दिल्ली का शिक्षा मंत्री होने के नाते कि मुझे शिक्षा की कोई बहुत अच्छी समझ है। शिक्षा के जगत में, शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए, क्या क्रांतिकारी परिवर्तन होने चाहिए, कहाँ कमियां रह जा रही हैं, मैं अपनी बात के शुरू में ही मैं एडमिट कर लेता हूँ कि मुझे इसकी कोई बहुत समझ है नहीं। जितनी थोड़ी बहुत एक पत्रकार रहा हूँ और पत्रकार होने के नाते अखबारें पढ़ने की आदत रही है, अखबार पढ़ते पढ़ते, और अखबारें या नेट पे पढ़िए या कुछ उस पर कहिए, तो अपूर्वानंद भाई और जितने प्रेमपाल भाई बैठे हैं, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा हूँ और उससे थोड़ी बहुत झलक मिलती रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मंच पे मैं वास्तव में ऐसे लोगों के बीच बैठ के धन्य हूँ जिनको वास्तव में शिक्षा का अनुभव और समझ दोनों बहुत गहराई तक है। फिर मैं क्यों हूँ और मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं अगर लोकतांत्रिक हिसाब से देखूं और कहूं तो मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूँ। इसलिए यहाँ जो कुछ मैं कहूँ इस मंच पे खड़े होकर, मैं बहुत सम्मान के साथ अपने उन तमाम साथियों को जिनको मैं तहे दिल से मानता हूँ कि शिक्षा पे आपका काम और आपकी
उसके प्रति एक जो समझ बनाने की कोशिश की है बाकी जगह, उसका पूरा सम्मान करते हुए मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। अभी अपूर्वानंद भाई बोल रहे थे, और मैं जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं धृष्टता भी नहीं करूँगा आपकी बातों की जवाब देने की, क्योंकि आपकी बातों का सबसे बढ़िया जवाब आप ही के पास है। 1993 आपने जिक्र, 92-93 पहली समिति के आपने जिक्र किया। उस वक्त एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। आपने एक और चीज़ कही जो हमारे ऊपर कई बार एलिगेशन लगता भी है, बहुत जल्दी में हो। 5 साल है, आपने कहा करके दिखाना भी है, दिखाना हो ना हो, जल्दी में हो ना हो, लेकिन एक बात सोचने की तो है साहब कि 92-93 से लेके 2015 तक हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास भले ही 5 साल का समय हो, पर जो बच्चा आपके पास में पढ़ने आया उसके पास तो 1 ही साल का समय है। अगर आप कुछ बदल पाए तो बदल पाए, नहीं तो वो उस क्लास से निकल चुका होगा। तो उसके बाद आप बदलते रहिएगा। और 15 और 8 23 साल बाद क्या हम वो परिवर्तन कर पाए हैं जिनकी हमने 92-93 में परिकल्पना की थी, या जिनकी आवश्यकता महसूस की थी? अगर नहीं कर पाए हैं, या उस चर्चा में ऐसा नहीं है कि कुछ बदला नहीं है, बहुत कुछ बदला है, बदला होगा निश्चित रूप से। आप क्योंकि बहुत बारीकी से देख रहे हैं। 2011 में RT आया, RT एक्ट जो आया 9 में, हाँ, वो भी आया इस देश में। बहुत सारे बुनियादी परिवर्तन हमने अपनी शिक्षा की पद्धतियों में किए। उसमें से इसीलिए मैंने कहा ना, मुझे ज़्यादा मेरा उस यात्रा से, शिक्षा की यात्रा से बहुत ज़्यादा नाता नहीं है, इसलिए मैं गलत हो सकता हूँ बहुत जगहों पे, तथ्यों में भी और समझ में भी। पर मेरे कुछ सवाल हैं जो आम आदमी के सवाल हैं, एक पेरेंट के रूप में एक सवाल हैं। मैं अब कुछ टीचर्स के साथ काम करता हूँ, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे साथ काम करने वाले साथी अध्यापक बैठे हुए हैं। उनके कुछ सवाल हैं कि जब हम इतनी लंबी चर्चा के बाद 92 to 2009 और 2004 to 2009 इतना लगा लें, इस लंबी चर्चा के बाद एक राइट टू एजुकेशन कानून बनाते हैं। आप इसको मेरे व्यक्तिगत अहंकार के रूप में ना लें और व्यक्तिगत धृष्टता के रूप में ना लें, लेकिन हकीकत ये है कि जनता में ये परसेप्शन है कि हमारा राइट टू एजुकेशन कानून ऐसा है जैसे किसी शहर में अचानक हमने घोषणा कर दी हो, बिना CNG पंप और गैस की व्यवस्था किए, कि आज से इस शहर की तमाम गाड़ियाँ डीजल से नहीं चलेंगी और पेट्रोल से नहीं चलेंगी, कि सिर्फ गैस से चलेंगी। जिस शहर में एक भी परिवर्तन ना हुआ हो, ना हमने CNG की पाइपलाइन बिछाई, ना हमने CNG की पंपिंग स्टेशन लगाई, हमने सिर्फ घोषणा कर दी, क्योंकि हमारे पास पावर थी, हमने कानून बना दिया। क्या करेंगे? हमारे पास शिक्षक हैं, तो इसीलिए मैंने कहा मैं उनकी तरफ से भी शायद रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे शिक्षक साथी और उसमें जोड़ सकते हैं, अभिभावक के रूप में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास में B.Ed पाठ्यक्रम है, M.Ed पाठ्यक्रम है। जब हमने ये तय किया कि हम नो डिटेंशन पॉलिसी इस देश में लागू करेंगे, क्या हमने उससे पहले पूर्व शर्त नहीं लगानी चाहिए थी कि जब तक B.Ed के पाठ्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन ना हो जाए, और लर्निंग की जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, हमारे कम से कम मैं दिल्ली के अपने साथियों के बारे में कहूँ कि मेरे 50,000 शिक्षक साथियों को उसकी ठीक से ट्रेनिंग ना दे दी जाए, तब तक नो डिटेंशन पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है। वो उसी तरह से है जैसे डीजल की गाड़ियों के शहर में अचानक एक रात घोषणा कर दी जाए कि कल से सारी गाड़ियाँ CNG पे चलेंगी, बिना CNG पेट्रोल पंप लगाए। हमने पाठ्य पुस्तकें नहीं बदली, वही पाठ्यक्रम ऑलमोस्ट, मतलब बदलता रहा थोड़ा थोड़ा, वही क्वेश्चन पूछने का तरीका, वही पाठ्य पुस्तकों का तरीका। एक पाठ्य पुस्तक होगी, उसका एक पाठ होगा, उसके बाद में कुछ सवाल होंगे, वही क्लास के तौर तरीके। हमने कुछ प्रयोग भी नहीं करे उतने। मैं दिल्ली में, आपने कहा 4,000, लगभग 4,000 स्कूल हैं, उनमें से उनको कुछ तो करना चाहिए था। उसमें से कुछ के रिजल्ट तो देश के सामने रखने चाहिए थे, जनता के सामने रखने चाहिए थे, कि अध्यापकों के सामने रखने चाहिए थे। किससे सीखें अध्यापक?
उस बीएड के कोर्स से जो पहले 6 महीने का होता था अब शायद 2 साल का हो गया है ना, या उस पाठ्यक्रम से जो एनसीईआरटी एससीईआरटी के माध्यम से हमारे अध्यापकों को दे दिया जाता है कि लो जी ये फ्रेमवर्क है। अब मैं थोड़ा सा अपना अनुभव आपके सामने रखता हूँ। शिक्षा मंत्री के रूप में मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाता रहा हूँ। मैं अपने काम को 2 रूप में देखता हूँ। एक है शिक्षा, मैं अपने विभाग को या अपने दफ्तर को मैं कहूँ 2 रूप में देखता हूँ। एक है परिधि कार्य, माने स्कूल ठीक हो, बिल्डिंग ठीक हो, वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था वगैरह ठीक हो, वहाँ मिड डे मील अगर बट रहा है तो ठीक ठाक बटे, वहाँ पे टीचर समय पे आएँ, वहाँ पे स्कूल फैन वगैरह ये सब चोरी वोरी ना हो, बच्चे समय पे आ जाएं, सिक्योरिटी का ठीक, सैनिटेशन का इन सब का ठीक ठाक इंतज़ाम हो, पाठ्य पुस्तकें बच्चों को समय पे मिल जाएं, अगर कहीं वजीफ़े मिलते हैं तो वजीफ़े ठीक समय पे मिल जाएं। ये सब परिधि का कार्य है, ये शिक्षा का कोर नहीं है। ये शिक्षा का वातावरण बनाने के लिए कुछ आवश्यक सुविधाएं हैं जो हमने अपनी जिम्मेदारियों में ले रखी हैं। और शिक्षा अभी पिछले 7-8 महीने मैंने लगाए थोड़ा सा परिधि पे काम करने के लिए, और जब मैं परिधि पे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो सहजता के साथ, मैंने कोई विशेष प्रयोग नहीं किया, पर मैं अपने मंत्री होने के नाते मुझे लगता है मुझे स्कूल्स में जाना चाहिए, समझना चाहिए मेरे शिक्षक क्या परेशानी झेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं। उन सब में मैं एडमिट करता हूँ, मेरा सबसे पहला फोकस यही रहा कि मैं पहले बिल्डिंग्स देख लूँ, डेस्क आई हैं कि नहीं आई हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर पढ़ाई ठीक से होने लगे तो बच्चे तपती धूप में और गर्मी में भी बैठने को तैयार हैं, बैठ के पढ़ने को तैयार हैं, पर पढ़ाई उतनी दिलचस्पी अभी बनी नहीं है। पढ़ाई को हम उतना दिलचस्प अभी बना नहीं पाए हैं। शिक्षा के काम को एक बार दिलचस्प बन जाए तो फिर उसके बाद गर्मी और डेस्क सेकंड क्वेश्चन हो जाएंगे, पर अभी तो हैं। और एक शिक्षा मंत्री होने के नाते मुझसे पूछा भी जाता है, भाई आपके 1000 स्कूल्स में से इतने में डेस्क नहीं है, क्या कर रहे हो? आपके 5 टॉयलेट ख़राब पड़े हैं, क्या कर रहे हो? या 500-700 बिल्डिंग्स में से 600 में टॉयलेट ठीक नहीं है, क्या कर रहे हो? उन सबके जवाब भी मुझे देने हैं। इसलिए मैंने शुरू के 6-7 महीने और जान के कोशिश की कि थोड़ा परिधि पे काम किया जाए। थोड़ा सा नियंत्रण में है, मैं बहुत नहीं कह रहा, सिर्फ डेटा समझने के लिए, क्योंकि आप इधर बैठे हैं, इधर भी तमाम साथी जो शिक्षा पे ही जुड़े हुए हैं, अभिभावक हैं, सब बैठे हैं। अभी दिल्ली के स्कूल्स में करीब 26 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अगर सरकारी स्कूल्स में देखें तो 15 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से 1000 सरकारी स्कूल में। बाकी के जो 3000 गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें हम 10 लाख बच्चे पढ़ा रहे हैं। 1000 स्कूल्स में 700 बिल्डिंग्स में, जिसमें 2 बारी भी हैं, हम 15 लाख बच्चे पढ़ा रहे हैं, 15-16 लाख बच्चे। अब उन 15-16 लाख बच्चों को मैं अपना एनरोलमेंट का डेटा देखा मैंने, तो देखा कि एक क्लास मेरे पास में ऐसी भी है जिसमें 174 बच्चे बैठते हैं, और एक क्लास ऐसी भी है जहाँ 6 बच्चे बैठते हैं, 2 बच्चे वाली क्लासेस भी हैं। उसके अपने अपने कारण हैं, पर मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि मैं 174 बच्चों वाली क्लास को कम से कम 50 बच्चे 40 बच्चे तक तो लेके आऊँ। मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि जो एक टीचर की तनख्वाह वहाँ पे वेस्ट जा रही है सिर्फ 2 बच्चों को या 2 बच्चों की एक सीरीज़ को पढ़ाने पे, उस रिसोर्स को भी ठीक से मैनेज करूँ, वो है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सारा परिधि वाला काम है। परिधि पे काम करते करते मैंने स्कूल का इंस्पेक्शन किया, जहाँ गया, किसी से लड़ा, किसी से झगड़ा, किसी से प्यार से बात की। मैं अभी पिछले दिनों एक स्कूल में गया, वहाँ पढ़ाई हो रही थी। अब वो एक सामान्य परंपरा है, शिक्षा मंत्री का दौरा हो तो सारे लोग ठीक ठाक क्लासरूम में पहुँच के काम करते हैं बहुत तेज़ी से। बोर्ड वोर्ड भर गए सब। मैं देखा कि एक क्लासरूम में हिंदी मीडियम का स्कूल था, द्रव्यमान पढ़ाया जा रहा था। हिंदी मीडियम से जो लोग हैं वो समझ सकते हैं कि द्रव्यमान, मास कैलकुलेशन, द्रव्यमान का पाठ था। अब वहाँ पूरा द्रव्यमान का करके 5-7 मिनट बाद इन मुद्दों पे आता हूँ जहाँ मैं बात करना चाहता हूँ, ताकि उनको सहजता हो जाए। उस सहजता के बावजूद बच्चों के साथ प्यार से हैंडल करके 5-7 मिनट बाद इन मुद्दों पे आता हूँ जहाँ मैं बात करना चाहता हूँ, ताकि उनको सहजता हो जाए। उस सहजता के बावजूद 40-50 बच्चों की क्लास में एक भी बच्चा जिस चैप्टर को पढ़ रहा था और सक्सेसफुली द्रव्यमान कैलकुलेट करने में सक्षम था, वो बच्चा द्रव्यमान समझ नहीं पा रहा था। अगली क्लास में गया, शायद
6th-7th की क्लास थी, वहाँ मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी, भिन्न पढ़ाया जा रहा था वहाँ पे। हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं, पार्टीजन बोलते हैं ना अंग्रेजी मीडियम वाले, मैं तो हिंदी में फ्रैक्शन पढ़ाया जा रहा था। मैंने वहाँ भी पिछले क्लास का अनुभव था, वहाँ भी बच्चों से पूछ लिया, वहाँ भी वही था सीन, बड़ा बढ़िया चार्ट वार्ट बना के पाई वाई खींच के बोर्ड पे हुआ था, बच्चों ने भी काफ़ी कॉपी किया हुआ था। मैंने पूछा बेटा भिन्न क्या होता है, नहीं समझ आ रहा। यहाँ से वो चीज़ होती है, और मैं कोई विशेष रूप से उसमें नहीं कह रहा, लेकिन मेरा हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन ऐसे बीतते हैं जहाँ मैं विशुद्ध रूप से अध्यापकों के साथ बैठ के अपने घर पे चर्चा करता हूँ, उनके साथ डिनर करता हूँ, प्रिंसिपल्स के साथ बैठ के डिनर करता हूँ, उनके साथ चर्चा करके समझता हूँ कि कहाँ क्लासरूम में किस जगह कहाँ फंसे हुए हैं, वो क्यों नहीं हो रहा। अध्यापकों का फीडबैक ये है कि साहब कैरिकुलम है, सिलेबस है, और उसमें इतना स्पेस ही नहीं है कि हम द्रव्यमान पर चर्चा कर सकें। उसमें सिर्फ इतना स्पेस है कि ये किताब है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखी है, इसलिए इस पर क्वेश्चन मत करो, इसको पढ़ाओ। और इसमें जैसे लिखा गया है, चैप्टर से पहले 4 लाइनें लिख दी गई हैं आपके लिए कि आप बच्चों से कैसे डील करेंगे, और बाद में कुछ क्वेश्चंस लिख दिए गए हैं। हमारी नीतियों में अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उन सब चीज़ों के साथ, मेरी जिम्मेदारी है उस सबको ठीक करना। नीतियों में शामिल है कि हम, और मेरे शिक्षक साथी बता सकते हैं इसको अगर मैं गलत हूँ, तो नीतियों में शामिल है कि हम जब पाठ्य पुस्तक से पढ़ा रहे होंगे तो सहायक पुस्तक से सहायता नहीं लेंगे, वरना वो माना जाएगा कि शिक्षक की योग्यता में कमी है। हमको वहाँ भी तो ठीक करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो भाषा है, शब्दों में किसी भी रूप से कह लीजिए, जीवन का बोझ, मानसिक बोझ, शारीरिक बोझ, कंधे का बोझ, किसी रूप में कह लीजिए, शब्द है, लेकिन उसके पीछे का जो सेंस है वो तो यही है कि जितना पढ़ा रहे हैं, भले ही आधा पढ़ा लें, भले ही चौथाई पढ़ा लें, लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं वो ज़िंदगी के लिए समझ में तो आए, ज़िंदगी के लिए उपयोगी तो बने। चाहे वो गणित पढ़ा रहे हैं, चाहे साइंस पढ़ा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी के लिए क्या उपयोगिता है, जब तक वो समझ में नहीं आता है तब तक पूरी तरह से नीरसता है। आप विज्ञान पढ़ा लीजिए, मैथमेटिक्स पढ़ा लीजिए, इतिहास पढ़ा लीजिए, पूरी तरह से नीरसता है। और उस नीरसता के वातावरण में, क्योंकि कुछ पाठ्यक्रम, कुछ हम विद्वजनों ने, कुछ सरकार में बैठे लोगों ने तय कर दिया है कि टीचर को ये सब पढ़ाना ही है, टीचर क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, पेरेंट क्या करेगा। मैंने और क्रिटिकल, एक पेरेंट के नज़रिए से मैंने देखा, मुझे लगता है कि इस प्रकृति में, मैं व्यक्तिगत सोच बता रहा हूँ अपनी, सही हो सकती है, गलत हो सकती है, सहमत असहमत हो सकते हैं बैठे लोग, मुझे लगता है कि इस प्रकृति में बहुत कुछ पूरकता में है, और हमको इस प्रकृति की संरचना को, इस दुनिया को पूरकता में देखने की आदत डालनी चाहिए। पर क्या हम किसी एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भी गारंटी दे के कह सकते हैं कि ये वाली किताब पढ़ने के बाद बच्चा पूरकता में जीने लगेगा या समझने लगेगा? हमारे सारे उदाहरण कहाँ खड़े हुए हैं? हम विलोम शब्द व्याकरण में पढ़ाने चलते हैं तो कहते हैं स्त्री का उल्टा पुरुष होता है, आकाश का उल्टा धरती होता है। ये विलोम है कि पूरक हैं प्रकृति में एक दूसरे के? ये उल्टे हैं कि सीधे एक दूसरे के सहयोगी हैं? प्रकृति में सहयोग के साथ खड़े होते हैं, कुछ चीज़ों को पूरक करते हैं। ये हम तो विलोम शब्द पढ़ाने चले थे। कहीं किसी पाठ्यक्रम में मैंने देखा एक जेंटलमैन शब्द पढ़ा हुआ था, मैं इनकी चर्चा अपने बीच में करता रहता हूँ। एक किताब में मैंने देखा जेंटलमैन शब्द पढ़ाते वक्त एक बहुत सूटेड बूटेड आदमी की तस्वीर बना दी गई। कभी कभी राजीव भाई ऐसे दिखते हैं, एकदम टाई वाई लगा के, और उसके नीचे लिखा हुआ जेंटलमैन। सेंस जो भी हो, बच्चा उतनी सेंस में नहीं पढ़ता जितनी में हम सोचते हैं पढ़ाने की। बच्चा पिक्चर से अपने कंक्लूजन निकालता है। और हमने कहा जी फॉर जेंटलमैन, ऊपर एक सूटेड बूटेड आदमी। सबसे पहले वो देखता है मेरे घर में कोई है क्या? नहीं है, नहीं दिखता। और जिस दिन हम किसी शादी या किसी बहुत बड़े सेमिनार में जाने के लिए बहुत बढ़िया पैंट शर्ट पहन के और टाई लगा के घर से निकलते हैं, बच्चा पूछ लेता है कहाँ जा रहे हो आज, बड़े जेंटलमैन लग रहे हो। जीवन में जेंटलमैन होने के प्रति उसकी कॉन्सेप्ट बदल गई। यह अपराध है और मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
मैं इसीलिए इस फोरम के सामने बात रखना चाहता था। मुझे भी पहली बार मौका मिला कि इस फोरम के सामने मैं बात रखूं अपनी। हमने, और ये जान लीजिए कि देखिए सिर्फ पाठ्य पुस्तकों से कुछ नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकें आप 25% कम करने की जगह बढ़ा दीजिए, या उनको और कोई बहुत बढ़िया डिजाइन से आप ठीक कर लीजिए 20 साल और लगा के, लेकिन बच्चा तो टोटलिटी में सीख रहा है। और विज्ञान आज उसको लेके चला गया है कि कम से कम दिल्ली में बहुतायत संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके पास में गूगल एंड्रॉयड है, जिनके परिवार में बच्चा वहाँ से भी सीख रहा है। थोड़ा और सोशली इकोनॉमिकली थोड़ा सा ऊपर उठे हुए परिवारों में देखें, इकोनॉमिकली साउंड परिवारों में देखें, तो अभी खान मार्केट की बुक शॉप में या फ्लिपकार्ट में मिलने वाली तमाम तरह की बुक सीरीज़ जो आज बच्चों के नाम पर छापी जा रही है, बच्चा वहाँ से भी सीख रहा है। कार्टून सीरीज़ हो या स्टोरी सीरीज़ हो, फिक्शंस हों, इन सब से सीख रहा है। और उनको सीखते हुए किसी एक कहानी में बच्चा जाके पढ़ता है, एक राजकुमारी थी, बहुत खूबसूरत थी, उसका नसीब खराब था कि वो बदसूरत हो गई, फिर उसका नसीब अच्छा हो गया, वो खूबसूरत हो गई। किसी एक अच्छे राइटर की कहानी, कोई एक पारंपरिक कहानी को हम किस संदर्भ में लेकर आए थे किसी कहानी की किताब में, और बच्चा क्या सीख रहा है? ये बच्चों से चर्चा में मुझे समझ में आता है। बच्चा सीख रहा है कि इस दुनिया में सुंदर होना ही सबसे नसीब है, जो सुंदर नहीं है वो बदनसीब है। आप पाठ्य पुस्तक अपनी ठीक करते रहिए, बच्चा तो वहां से फ्लिपकार्ट की बुक से खरीद के सीख लेगा। टीवी पे चल ही रहा है 100 चैनल। हमारी जिम्मेदारी मुझे लगता है हम वो कंटेंट सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम औपचारिकता भर पूरी कर रहे होंगे कि चारों तरफ से जितना गंद बच्चे के दिमाग में डाला जा रहा है, उस गंद को साफ करने का कंटेंट तैयार करने की योग्यता हमारे पास में है या नहीं है। अगर उस कंटेंट तक को एकदम तेज आरी के साथ, और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ एक पेरेंट के नाते, शिक्षा मंत्री तो अभी मुझे जुम्मा 4 दिन हुए बने, इसलिए मैं कोई अपने अनुभव के साथ उसका बैगेज नहीं लेके चल रहा हूँ, कि मैं एक पेरेंट के रूप में मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा अभी 7th क्लास में पढ़ता है। अगर हमने जल्दी नहीं किया पूर्वानंद जी, तो वो तो जो सीखना है वो सीख के निकल लेगा। हम कमेटी की रिपोर्ट्स और तमाम सेमिनार्स और हम तमाम बातचीत में बैठे रहें, हम कहते रहें कि एक शिक्षा में परिवर्तन का काम बहुत धीमा है। मैं सहमत हूँ, धीमा काम है, लेकिन कितनी पीढ़ियां और निकल जाएंगी वो सब सीखते सीखते। कैसे एक बच्चा जो 12वीं क्लास तक, मैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट और उन सब की तो बात ही नहीं कर रहा, 12वीं क्लास तक कौन सी वो किताबें इंट्रोड्यूस करूं ताकि उस बच्चे के अंदर कोई उसको आके याद दिलाए कि तुम हिंदू हो तो वो कहे कि मैं इंसान हूं, हिंदू तो बाद में हूं, मैं हिंदू घर में हूं। कौन सी वो किताबें इंट्रोड्यूस करूं? मेरा आपसे सवाल है, यहाँ बैठे हुए लोगों से सवाल है, यहाँ बैठे हुए लोगों से सवाल है। कौन सी वो किताबें इंट्रोड्यूस करूं कि एक बच्चे को कोई आके कहे कि तुम पूर्वोत्तर से आए हो कि दक्षिणोत्तर से आए हो, तुम फलाने राज्य से आए हो, फलानी जाति के हो, तो वो कहे कि ठहरो, बाद में करना, मैंने क्लास में, मैं पढ़ा हुआ आदमी हूं, मेरे पास योग्यता है और मैं अपनी इंसानियत को पहचानता हूं। कौन सी वो किताबें इंट्रोड्यूस करूं? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक एडमिनिस्ट्रेटर, जनता द्वारा चुना गया एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते मैं ये सवाल रखता हूं इस सदन के सामने। कौन सी वो किताबें और कहाँ हैं वो किताबें जिनको मैं इंट्रोड्यूस करूं तो 12 साल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उसके बारे में मैं दावे से कह सकूं कि जिस भी कंपनी में काम करेगा लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, लड़कियों को हे दृष्टि से नहीं देखेगा। और तो छोड़ दीजिए, मैं बड़े दावे कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ी डिमांड्स रख रहा हूं। कौन सी वो किताबें इंट्रोड्यूस करूं, कहाँ है वो पाठ्यक्रम, मुझे बताइए, मैं इंट्रोड्यूस करने को तैयार हूं, जिससे कम से कम 12वीं तक, जिस बच्चे ने आपको 12 साल दिए आपकी लिखी हुई और आपकी तैयार की हुई किताबों को पढ़ने के लिए और उसके द्वारा तैयार परीक्षा पद्धति और इन सबको पास करने के लिए, मुझे बताइए वो कौन सा पाठ्यक्रम और कौन सी किताबें हैं जिनको मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, ताकि कम से कम मैं ये तो कह सकूं कि मेरे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे अब अगर रास्ते चलते आइसक्रीम खाएंगे तो उसका रैपर रास्ते में नहीं फेंका करेंगे, अब वो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन नहीं करेंगे। अगर शिक्षा इतनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और हम ये सोचें कि ये तो समाज की जिम्मेदारी है,
ये तो सरकारों की जिम्मेदारी है, ये तो परिवारों की जिम्मेदारी है, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि हम शिक्षा दे किस लिए रहे हैं? 12 साल उसके क्यों ले रहे हैं हम बच्चे के? 12 तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही ले रहे हैं, 15 तक ले रहे हैं स्कूल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंजीनियरिंग की तो बात छोड़ दीजिए भी, उसके में तो हम क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं उस पर सवाल उठने लगे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। तो मेरा तमाम साथियों से, बिल्कुल अपूर्वानंद जी हम गलत कर रहे होंगे, 25% सिलेबस कम करना कोई बहुत पराक्रम का काम नहीं है, पर मुझे लगता है कि एक शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने शिक्षकों को वो स्पेस दूं ताकि वो जब द्रव्यमान पढ़ाएं तो थोड़ा सा उनको स्पेस मिले, वो द्रव्यमान पे चर्चा भी कर लें, कल का उनके ऊपर प्रेशर ना हो। मैं बच्चों को भी थोड़ा सा स्पेस दूं, और मुझे इसलिए करना पड़ रहा है, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वो तैयार नहीं है। चर्चा बहुत है, आशा बहुत है, कैसा होना चाहिए ऐसा बहुत है, पर जब मैं किताबों में खोजने चलता हूं तो मुझे पूरे देश के पाठ्यक्रम में एक किताब नहीं मिलती जिसको मैं दावे के साथ कह सकूं कि इसको मैं अपने पाठ्यक्रम में लागू कर दूंगा तो इसका यह आउटपुट आ जाएगा। बता दीजिए, मैं तैयार हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के साथ कहता हूं, और इस जिम्मेदारी के साथ कहता हूं जिसकी मैंने पहले कही थी कि मुझे शिक्षा में जो बुनियादी सुधार होने हैं उसकी बहुत न्यूनतम समझ है। और कम से कम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स बैठे हैं, वो रोज़ाना बच्चों को डील करते हैं, टीचर्स को डील करते हैं, टीचर्स बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, और हम सब पेरेंट्स ही हैं। उन सब में एक पेरेंट होने के नाते समझ लीजिए बहुत न्यूनतम समझ है। मैं अपनी किसी उसमें नहीं जा रहा हूँ, पर मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब तो मेरी कुर्सी भी मुझसे मांग रही है, और जिन लोगों ने मुझे चुन के भेजा है वो भी मुझसे मांग रहे हैं, और जिन स्कूलों में मैं जाता हूँ वहाँ उन बच्चों के साथ में डील करता हूँ, कि उससे बात करता हूँ, वो बच्चे भी मुझसे मांग रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि इस फोरम से, क्योंकि मैं थोड़ा सा समय का पाबंद होने की कोशिश कर रहा हूँ राजनीति में। मैं आया था, मुझे कहा गया था 2 बजे आ जाना, तो मैं 1:50 पे यहाँ हाजिर होने को तैयार था। मुझे कहा गया कि, और मैं लगभग अपनी ईमानदारी से कहूँ कि मैं लगभग सोचता था 1-1.5 घंटे बैठूँगा, आराम से चर्चा होगी, पर शायद ये लंबा फॉर्मेट की इसमें आवश्यकता है, निश्चित रूप से आवश्यकता है, और मुझे ही अपने समय में से और समय निकाल के ऐसी सभाओं में बैठना पड़ेगा प्री प्लान तरीके से। पर क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक अभी नहीं बैठ पाऊँगा यहाँ पे, मेरा 4 बजे मैंने इसीलिए कहीं और कमिटमेंट रखा था, ऐसा सोच के कि 1.5 घंटा 2 घंटा मैं बैठूँगा, और वहाँ से अब प्रेशर है तो मैं बहुत लंबा समय नहीं बैठ पाऊँगा। लेकिन कृष्ण कुमार जी को और बाकी साथियों को यथा समय मैं पढ़ता भी रहा हूँ, और चाहूँगा कि यहाँ इन सब चीज़ों के अगर कहीं से कुछ सुझाव, कुछ लिंक्स, कुछ इशारे मुझे मिल सकें तो मेरी बहुत मदद होगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मनीष जी, समय कम है आपके पास, और किताबों का जो की बात है वो तो एक सतत प्रक्रिया है, उस पर काफ़ी काम 2000-2005 के आसपास हुआ, और वहाँ भी उसकी कुंजी मिल सकती है। हम लेकिन इस लोग बाद में करना चाहते हैं, और समय 10 मिनट 9 मिनट के आसपास है हमारे पास, कृपया ख़त्म करने की कोशिश करें। थैंक यू। मेरा वैसे 10 मिनट का था, पर मैं 5 मिनट में ख़त्म करूँगी क्योंकि काफ़ी लोग सब कुछ बोल चुके हैं, और नहीं, मैं दोहराना नहीं चाहूँगी। मैं माफ़ी ये भी चाहूँगी कि हिंदी मेरी भाषा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, और इसलिए मैं इंग्लिश में बात करूँगी, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी चाह लेती हूँ। मैं 2 चीज़ों पे बात करना चाहूँगी आज। हाँ, मैं 2 चीज़ों पे आज बात करना चाहूँगी। एक तो सब स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, पर फाउंडेशन के बारे में अब तक बात नहीं हुई है, और इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत बात करना चाहूँगी। और दूसरी बात है, क्योंकि मैं एजुकेटर नहीं हूँ, और मैं एजुकेटर डॉइन्स ऑफ एजुकेटर्स में बैठी हूँ, तो मुझे कहा गया था कि क्या सल्यूशंस हो सकते हैं इस रेस टू नोवेयर का, तो मैं इसी सोच से थोड़ा आई थी, और डिजिटल और टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा बात करूँगी।
I'm sorry, but I need somebody to switch the thing. Thank you. So I'd actually like to start with quoting Margaret Mead, who's a famous anthropologist, and she had said, "Children must be taught how to think, not what to think." And I think this is very true, and something that Manish ji also said, and a lot of the panelists before me had said. So the question before me that I wanted to speak about is not whether children are carrying heavy bags. God, this is so bad. I don't know how to do this. Yeah, so the question before me is not whether children are carrying heavy bags, because there are many schools that follow newer curriculums where they're not really carrying a lot of heavy bags, but obviously we're talking about the millions of children in India who are accessing their education through the public school system or through the affordable private school systems. And if we're really going back to Margaret Mead's comment on whether we are teaching children how to think rather than what to think, I would say not. Let me start by showing you some big numbers, and it starts even before the child is entering primary school, which goes to prove, can I just have the next slide? I'm not going to go through the whole thing, so yeah. Which goes to prove that early years matter and are the most critical period in a child's life. I'd really like you to concentrate on these three numbers, because this is really one of the most recent studies that has been done by the Harvard's Early Childhood Education Center, based on years of research in neuroscience as well. 700, in the first few years of a child's life, 700 neural connections are formed every second. These are the connections that go on to form brain outer. And we all know that sizable vocabulary is a precursor to higher learning in later years. Children from less privileged backgrounds are already behind their more privileged peers unless they are engaged in a language-rich environment. And 90 to 100% are the chance of developmental delays when children experience 6 to 7 risk factors such as poverty, abuse, low maternal education, malnutrition, and as Professor Farooqui earlier pointed out, a baggage of identity crisis or marginalization, which is not just a marginalization on the basis of religion, but others as well. So to me, these statistics really prove that early years are a strong predictor of success in school and beyond. Given that the average number of years an adult has been to school in India is 4.4 years, it's imperative that kids have access to a quality early childhood education. Unfortunately, there is a lack of regulation, standardizations of quality benchmark, even in the low-cost private schools. Means that kids are getting into school, not school ready. They enter at the age of 5 or 6 into confined spaces where the chalk and the blackboard, syllabus and timetables, and a pedagogy that has not changed probably since the Industrial Revolution takes up all their waking moments. They are being taught day in, day out what to think, not how to think. And I think Manish ji has illustrated that amply. I just want to leave behind with a few questions. In the age today of digital India, can technology play a role? As educators, reformers, activists, what are the possible solutions one can look at to change the balance and bring back fun into learning? And as India is leapfrogging with the advent of 3G, 4G, increasing penetration of smartphones at homes and in classrooms, what are the questions that we as people who work in education and as educators, policymakers, people should keep in mind? What are the necessary elements that we need to pay attention to? What are the challenges? Will Digital India ensure equitable access for all children in India? And more to the point, what role do teachers and parents have to play to enable kids to become 21st century learners, proficient in the skills of communication, collaboration, critical thinking, problem solving, and innovation to succeed in a highly mobile, globalized world? Nobody has introduced me, so I'll take 2 minutes to introduce myself and then I'm out of the door.
So my name is Shashwati Banerjee. I'm the managing trustee of an organization called Sesame Workshop India. And my organization is an education organization that uses media. Our initiative in India is called Gali Gali Sim Sim. We use multiple mediums like television, radio, community outreach, and we work in Anganwadis as well as primary schools, and government primary schools, to bring back fun into learning by developing engaging content that are interactive, and to also engage with teachers to see how can they become more reflective practitioners. So that's what I do. Very recently we conducted a project in SDMC schools in Delhi and government primary schools in Bihar. And with support from one of our donors, which is the Qualcomm Wireless Reach, we developed a series of game-based learning for primary grades 1 and 2. I'm not going to go through the whole presentation, but if you just run down, I'll tell you where to stop. Yeah, just stop. Yeah, just go down. Just keep going down. Yeah. So I just wanted to touch upon the fact that digital technology is extremely nascent, not just in India, but also internationally. लोगों के पास सबके पास मोबाइल फ़ोन तो हैं और ये भी जानते हैं कि बच्चे आजकल गेम खेल रहे हैं, पर वो गेम्स क्या हैं, वो पढ़ाई को बढ़ाती देते हैं या नहीं, एटसेट्रा. तो हमने ऐसे 25 गेम्स डेवलप किए थे जो लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्लास 1, 2 और 3 करिकुलम के ऊपर मैप था CBSE में, और हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर. और हमने रिसर्च किया था ये बिहार में भी और दिल्ली में भी. और हमने ये पाया कि those kids who were exposed to the games over and beyond what they learned in school were 3 times more. I don't know if you can see it, but you can see it. Okay, were 3 times better than the control group. तो जिन बच्चों को हमने games नहीं दिए थे against जिन बच्चों को games दिए थे, हमने ये भी पाया कि could we move on to the next one, thanks. और ये significant improvement था. Sorry, the next one. हमने gender differences भी पाए कि schools में लड़कियां हिंदी comprehension और math में ज़्यादा तेज़ हुई जब वो games खेलती हैं. But on the other hand, can you move to the next slide? Thanks. But on the other hand, communities में boys showed better improvement in both language and math skills. And I think this is correlated that girls did not often get a chance to play the games. So I just wanted to leave you with saying that one of the things that we focus on in Gali Gali Sim Sim is that our mission is really to help children grow smarter, stronger, kinder, and which kind of encompasses a whole child curriculum. So we don't just focus our curriculum on teaching kids about letters and numbers, but also about values such as caring and sharing, resolving conflict, building executive functioning skills, critical thinking, problem solving, and building their self-esteem. Hopefully teaching them the how of thinking and not the what. Thank you very much for your time. वह रिपोर्ट भी यही कहती है कि वैश्विक स्तर पे यह जो गिरावट है शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर, ये लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये गिर रहा है. दोषी कौन है? क्या वो मोटी गर्दन वाला शिक्षक? क्या वे लोग जो पाठ्य पुस्तकें बनाते हैं? क्या वे लोग जो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, जो वास्तव में जो चिंतित हैं, जो 2005 की बात हर बार चर्चा अभी की जा रही थी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, वह वास्तव में वह एक रोशनी है, एक रोशनदान है जहाँ से अध्यापकों को झांकने की एक मोहलत दी जाती है. जब वो भाषा की शिक्षा करता है, जब वो रिमझिम की किताबें पढ़ा रहा होता है, जब वो पढ़ा रहा होता है वह कविता, जब कहता है कि माँ कहती है बनो इंजीनियर, पिताजी कहते बनो डॉक्टर, भैया कहता बनो कलेक्टर, मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं क्या बनना चाहता हूँ. मेरे यहाँ पे अपना निजी ये मानना है कि शिक्षा कभी भी बोझ हो ही नहीं सकती, और बस्ती का बोझ तो दरअसल है ही नहीं. यह एक लादा हुआ
सोची समझी रणनीति के तहत इसको बोझ बनाया गया। मेरा एक यह भी मानना है, और बहुत माफ़ी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ, कि यदि कंटेंट को डिलीवर करने की टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा अगर हम रद्दोबदल करें, मैं टेक्नोलॉजी यानी कि मैं उनकी तरह बात नहीं कर रहा हूँ कि आप पीपीटी लेके आ जाएं और आप कंप्यूटर वहाँ लगा दें, क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं है, यह भारतवर्ष की अभी स्थिति भी नहीं है, वह बुनियाद भी नहीं है जहाँ की आप कंप्यूटर वहाँ मुहैया करा दें। अध्यापक वह आपका टेक्नोलॉजी है, अध्यापक वह आपका कंपोनेंट है, वह औजार है जिसके ज़रिए आप कठिन से कठिन माने जाने वाले सो कॉल्ड आप कंटेंट को डिलीवर करवाते हैं। मेरा दूसरा ये मानना है, और मेरा ही नहीं तमाम शिक्षाविदों का भी यही मानना होगा, कि यदि अध्यापक को प्री सर्विस और आफ्टर सर्विस, इन सर्विस, अगर उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जाए तो मजाल है कि कोई भी कंटेंट बोझिल हो जाए, और मजाल है कि बच्चों को वो कविता अपनी तरफ खींच के ना लाए। मेरा अपना एक तजुर्बा है, मैं तकरीबन 10 साल तक गवर्नमेंट स्कूल में मैं टीचर रहा, और वहाँ से रिजाइन करने के बाद, हालांकि सरकारी नौकरी को छोड़ता नहीं है, और वो छोड़ने के बाद मैं दूसरे फील्डों में आया, और अभी का मेरा जो दिल्ली के 390 स्कूलों का मेरा जो अनुभव है, जो अभी मैं कर रहा हूँ, 5000 अध्यापकों के साथ मेरा लगातार संपर्क है, और प्रिंसिपल 290 प्रिंसिपल्स हैं जिनके साथ लगातार मेरी संवाद हुआ करती हैं, और डेली मैं कम से कम 50 टीचर्स के साथ मिलता हूं, उनके साथ बातचीत करता हूं, उनकी वर्कशॉप में मैं एज ए रिसोर्स पर्सन रहता हूं। और जब मैं भाषा शिक्षण की बात करता हूं तो मसला यहाँ आता है, जो हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी थी कि रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी, पाटलों से पथ सजा है। पाटल शब्द जब मैं पूछता हूँ तो 99.9% अध्यापकों को ये पाटल का अर्थ ही नहीं मालूम। जब वो भाषा शिक्षण कर रहे होते हैं तो उनको स्वयं की अपनी गलतियां हैं, जो वर्तनी की गलतियां हो सकती हैं। भाषाई कौशल में 4 कौशलों में तीसरा कौशल है पढ़ने का, और पढ़ने के साथ एनसीईआरटी ने ऐड किया था समझना भी है। जिस शिनाख्त की बात प्रोफेसर साहिबा कर रही थी, शिनाख्त करना, पहचान, बच्चों को दरअसल केवल आवृत्तियों की, आकारों की पहचान तो है, लेकिन वो समझ नहीं है। मैं एक कदम आगे निर्मल वर्मा जी के एक शब्द से मैं रखना चाहता हूँ। वो कहा करते थे कि शब्दों के बीच की रिक्तता में यदि बच्चा खो जाए, अगर उसको जीवन के कौशल अगर हासिल हो जाएं, तो वह पढ़ना है। और शायद एनसीएफ इसी की वकालत करती है, और शायद गांधी जी ने भी 1932 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में इसी की उन्होंने तरफदारी भी की थी। और जो 1992 में यशपाल कमेटी कहते हैं कि पढ़ना दरअसल समझना है, और यह 1992 का वो दस्तावेज कहता है। दूसरी जो चुनौती है कि दरअसल बोझ बस्ते का नहीं है, दरअसल बोझ है समझने का, पढ़ने का, जो तीसरा कौशल है। और अंत में मैं अपनी बात जो रखना चाहता हूँ, और बहुत ही शालीनता के साथ सुशील जी के साथ अनुरोध मैं करूँगा, मैं मीडिया से अनुरोध करूँगा कि जो छवियाँ अध्यापकों की मीडिया प्रस्तुत किया करती है, इन गैर सरकारी संस्थाओं की रिपोर्टों के आधार पर, एनसीईआरटी के आधार पर, आप वो बहुत वायरल वो वीडियोस हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश के या कहीं बिहार के या किसी दूसरे प्रदेशों के एक शॉर्ट वीडियो बनाया कि बताओ वेंसडे कैसे लिखते हैं, बताओ भारत का प्रधानमंत्री कौन है। अगर वहाँ अध्यापक लड़खड़ा जाता है, उसके बिना पर, उसके आधार पर यदि शिक्षक की छवि बनाई जा रही है तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है। अगर मोहलत हो तो 2 मिनट और मैं लूँगा। मेरा अपना तजुर्बा है कि मैं डेली स्कूलों में विजिट करता हूँ और उन अध्यापकों के कक्षाओं में बैठता हूँ जो अध्यापन कर रहे हैं, और वहाँ का अनुभव मुझे बताता है। मैं ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, जो मैंने बताया कि 310 स्कूलों के साथ मेरा लगातार काम है। बच्चे बहुत ही फर्राटेदार वो वाक्य पढ़ते हैं। 3री क्लास के बच्चे, 4थी क्लास के बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चे, वो न केवल पढ़ते हैं बल्कि लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, और सुनने का कौशल भी है। जिस कौशल की मैंने बात की थी, 4 कौशल, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल में बड़े ही दक्ष हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप उस बच्चे को, उस मोटे गर्दन वाले को कोसने की बजाय ज़रा उनको समझिए, ज़रा उनको वो कौशल भी मुहैया कराइए
कि वो जो उन्होंने बीएड के दौरान या अपने एमए पढ़ने के दौरान जो चीज़ें पढ़ी थी उसको एक बार रिफ्रेश करें, एक पुनरावलोकन करें और उनकी पढ़ी हुई चीज़ों को एक बार झाड़ पोंछ के उसके धूल को हटाएं। और तीसरा और अंतिम जो मैं अपनी बात रखना चाहता हूं और वह यह है कि जो प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है बहुत ही निम्न स्तर की है। मैं तमाम SCERT के ट्रेनिंग वर्कशॉप में मैं जाया करता हूँ एज ए रिसोर्स पर्सन। भाषा शिक्षण को लेकर स्थितियाँ ये होती हैं कि वहाँ पे 9 बजे अगर ट्रेनिंग शुरू हो रही है तो 11:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे एक तो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जो RP आया करते वो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी कंटेंट को कैसे डिलीवर किया जाए इसकी बगैर तैयारी के वो कक्षा में खड़े होते हैं और वो टाइम पास ही हुआ करता है। यदि ट्रेनिंग की क्वालिटी ये होगी तो तमाम टेक्स्ट बुक आप बना लीजिए, आप सिलेबस रिफाइन कर लीजिए। और ये हर समय होता रहा है, जो कि अपूर्वानंद जी ने चर्चा किया था कि जब भी सरकारें बदली हैं जो सबसे बड़ा जो गाज गिराया जाता है वो टेक्स्ट बुक पे गिराया जाता है, या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे, वो चाहे 1972 की रही हो, चाहे वो 2000 की रही हो या 2005 की रही हो। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल पाक साफ हैं, लेकिन अंतिम और अंतिम ही नहीं होता, बल्कि अध्यापकों के मोटी गर्दन को कोसने की बजाय उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, जो आज देश भर में हो तो रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। वह उस मानकता पे ठहरता ही नहीं है कि अध्यापक अपने कंटेंट को कैसे पढ़ाए, कैसे रोचकता कैसे पैदा करे। अगर मैं भाषा शिक्षण की बात करूं, जो कि मेरा अपना डोमेन है, मैं भाषा शिक्षण के दौरान तमाम तरह की गतिविधियां कैसे ईजाद की जाएं, जो कि NCA लगातार वो वकालत करती है कि किस तरह की गतिविधियां बच्चों के भाषा शिक्षण में रोचकता पैदा कर सकते हैं। यदि अध्यापक रोचकता पैदा करने के सक्षम हो जाए तो निश्चित मानिए कि शिक्षा बोझ कभी नहीं हो सकती है, और ना ही बच्चों के पीठ पे वह बोझ है। दरअसल जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है हमारी शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। समझना भी उतना ज़रूरी है, और वो जो इंक्विजिटिवनेस है, वो जो जिज्ञासा है, अगर वो नहीं आएगी तो किताबें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जानने की इच्छा जो है वो जितनी तीव्र हो सकती है, क्या की जा सकती है। Today is an event regarding the burden should be less for the children. How do you see this event? I think it was a really good event. There was some fantastic panel of speakers. I think the Honorable Minister Manish Sisodia made some extremely critical points. I truly believe that we really have to look at education reform deeply. It's a systemic issue and there are some multi-level problems, so it really needs a lot more discussions and debates. So how do you see you can help it out the children? Because as we see in our childhood memories, we also have done the same thing. Like from that time to till date, the burden is increased day by day. But the problem is that there is lots of queries raised by the ministers and the panelists, but nobody come forward with the right solution or impactful for the children. I don't think one afternoon will provide solutions, because these are not just some things that happen overnight. I think there's a lot of effort that's going on, and there are lots of pockets of excellence that we are seeing more and more of. Our program, Gali Gali Sim Sim, does provide a lot of interesting learning opportunities and engaging content. There's a lot of other content out there that children can access, particularly through digital means these days. And as long as it's educational and entertainment and children can engage with it, I think it might be able to change. But I think what is also critical to understand is that teachers also need to get familiar with technology, but more than that, teachers need to get familiar with their own mindset and the spaces that they're working in. I think just now Shri Prapan made the remarks around the fact that in-service and pre-service training is very critical, and we all know that it's a felt need, and the quality of in-service training and pre-service training is very bad. So overall, there is a need to raise quality and set quality standards and benchmarks, and everybody needs to work for that. So I think it's a good start, and yeah. And what Gali Gali Sim Sim is doing
offer a unique way for the children a certain age to improve their quality. Do you think such things introduced in our Indian educational system as well? Yeah, I mean, we are not an education system in the sense that we are not, we have a curriculum that's based on the national curriculum. We only look at very young children because we work with the foundational early childhood education. It is very critical. And actually the national curriculum framework that emphasizes on on early childhood education is an extremely progressive activity-based learning process. The problem is that millions of children who access it through the Anganwadi system, they don't even have an educator. I mean, I think what is really sad is that we don't even call them teachers, we call them Anganwadi workers. And that to me is the saddest part, that we have millions of children who are getting into school not ready, and thus our report is throwing up again and again the challenges that kids are facing in school. So like I said, it's a multi-layered problem. And yes, the fact that media and technology, but more than that, print awareness, having books in classrooms, coming from educated families, these all play a big role in how children are learning and how language is developing. And we are a country where millions of children are coming from a very poor background. So already they're starting at a disadvantage. So how do you really bring them up to speed is the big question. So yeah. Thank you, ma'am. Yeah, thanks very much. ये चीज मुझे समझ में बेसिकली 9th पर असर पड़ता है बच्चे 9th का रिजल्ट पूरा रीजन इसका ये है हिंदी की एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती इंग्लिश की तो आप बहुत मुश्किल होगी तो समझ आ गया है मैं मुझे कोई फेल नहीं कर सकता कुछ चीजों में वो मास्टरी हो जाए उसकी 2-3 सब्जेक्ट में फिर बाकी के तो बाद में भी समझ लेगा मेरा सजेशन है मेरे ख्याल से जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड लोग यहाँ पे बैठे टीचर्स और प्रिंसिपल्स कि राइट टू एजुकेशन खत्म होने वाला नहीं है 8th तक बच्चों ने पास होना ही होना है बट 9th में क्वालिफाइंग एग्जाम रख दिया जाए एटलीस्ट जिसमें प्रिंसिपल में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही बहुत सारे बर्निंग इश्यूज है बहुत ज्यादा लेकिन जो हमारा सेमिनार का थीम है उस पर हम फोकस करेंगे ज्यादा। एक लास्ट क्वेश्चन है ना, मैं थोड़ा बोलूं सर अगर परमिशन दे दो सर आप। अब नो डिटेंशन पॉलिसी है वो पीछे उसके पीछे क्या बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट मेरे सामने बैठे हैं प्रोफेसर बैठे हुए हैं वो ज्यादा जानते हैं क्या है क्या नहीं है। अब 2009 का एक्ट है वो पार्लियामेंट ने पास किया है पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का उसके पीछे बहुत सारे कारण है। 1986 की पॉलिसी है पॉलिसीज के अंदर बहुत सारा कुछ बोला गया है पॉलिसी को लेकर के हमारे NCF 2005 है उसके अंदर बहुत सारी बातें की गई हैं। कोठारी कमीशन ने बहुत कुछ बोला था पहले कोठारी कमीशन को वो है बहुत बर्निंग इशूज हमारे में काम कर रहे हैं। NDP नोटिस पॉलिसी के कारण बच्चे को जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। नंबर सेकंड CC पैटर्न जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की हम बातें करते हैं उसके कारण 9th और 10th के अंदर आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है समेटिव असेसमेंट है। अगर बच्चा फॉर्मेटिव असेसमेंट में कमजोर भी हो गया है तो उसके द्वारा उसको दूसरा वेटेज मिल जाएगा बच्चा निकल जाएगा। दैट मींस CC यहाँ पे डिस्कस होगी कि हम लोग कोई सर्विस में कोई सॉल्यूशन ला सकते हैं। मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात करना चाह रही हूँ। ASL एक नया डिसीज इंजेक्ट कर दिया है असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग वाला। उसमें हम लोग को बच्चों को उनको रिकॉर्डिंग करना है दे हैव टू स्पीक ऑन सम पैराग्राफ दे हैव टू इंटरेक्ट दे हैव टू आस्क क्वेश्चन एंड आंसर्स ईच स्टूडेंट और वो सब रिकॉर्ड करके CD बनाना है। कितने सारे बच्चे होते हैं क्लास में और वो नो डिटेंशन पॉलिसी से वो लोग एक वर्ड भी नहीं पढ़ पाते। नॉट ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ द स्टूडेंट्स रीडिंग कर नहीं पाते हैं वो उन लोग को ASL में रिकॉर्डिंग कराना फिर देन उनको एक CD सुना के क्वेश्चंस आंसर्स देने आप सो इमेजिन नहीं कर सकते हम कैसे कंडीशन फेस करते हैं। ठीक नहीं हम लोग
आपने जितने सवाल किए हैं या टिप्पणियां की हैं उनमें कुछ ऐसी हैं जिनका जवाब सरकार को देना था, सरकार यहाँ नहीं है। दूसरे कुछ ऐसी बातें यहाँ उठाई गई हैं जो एनसीईआरटी से संबंधित हैं। एनसीईआरटी भी यहाँ नहीं है, राज्य भी नहीं है, केंद्र भी नहीं है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको आप कह सकती हैं वे आलोचक हैं। तो उनका अब तक का काम यह रहा है कि वे बराबर राज्य को जब बताने की कोशिश करते रहे हैं कि आप की जो शिक्षा की योजना है वो कैसे चलनी चाहिए, और आलोचक का काम करते रहे। यह कहा जा सकता है कि उनमें कुछ लोगों को इस बात का मौका मिला अलग अलग वक्त कि वे राज्य की शिक्षा नीति को या स्कूली शिक्षा नीति को में हिस्सेदारी कर सकें, जिसका मैंने आपको जिक्र किया आपके सामने उसका, कि सबसे हालिया जो उदाहरण है वह 2004-05 की राष्ट्रीय स्कूली पाठ्यचर्या है। चूँकि हम दिल्ली में बैठे हैं तो उसके पहले मैंने उसकी तरफ भी संकेत किया था। एक और प्रक्रिया यहाँ चली थी स्कूली पाठ्यपुस्तक तैयार करने की, जो दिल्ली एससीईआरटी के द्वारा तैयार की गई। दुर्भाग्य से जो किताबें दिल्ली एससीईआरटी ने तैयार कराई थीं, उन किताबों को खुद दिल्ली सरकार ने कहा कि हम नहीं चलाएंगे और हमें एनसीईआरटी की किताब चलानी है। ये एक बहुत सदमा पहुंचाने वाली बात थी, क्योंकि एनसीईआरटी की 2004-05 की जो पाठ्यचर्या है वह यह कहती है कि ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ किताबें जो किताबें तैयार की जाएंगी वे किताबें आप उनको देख सकती हैं, लेकिन बेहतर ये हो कि हर राज्य, बल्कि अगर उस पाठ्यचर्या को ध्यान से देखेंगे तो वह यह वकालत करती है कि हम इसे इतना विकेंद्रित कर दें और शिक्षक को इतनी ताकत दे दें कि वह अपने अपने स्तर पर अपनी पाठ्य सामग्री तैयार कर सके। लेकिन यहाँ शुरू हो जाता है शिक्षा पर अविश्वास। लोगों का यह कहना है कि आप इतनी आज़ादी नहीं दे सकते शिक्षकों को, है ना। और इसलिए मैंने कहा यह अविश्वास इतना ज़्यादा है कि खुद दिल्ली सरकार ने, उसकी संस्था ने जो किताबें तैयार की, उसने खुद चिट्ठी लिखी एनसीईआरटी को, जिस पर प्रोफेसर कृष्ण कुमार से हमारी थोड़ी बहस भी हुई क्योंकि वे निदेशक थे। उन्हीं के पास चिट्ठी आई कि आप अपनी किताबें हमें छापने की इजाज़त दीजिए। तो हमने कृष्ण कुमार से कहा कि भाई यह जो पाठ्यचर्या में सिद्धांत लिखा हुआ है कि हर राज्य अपनी किताबें तैयार करे, विकेंद्रित हो, तो यहाँ की किताब, हम इन किताबों की हत्या कर दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार अड़ी रही कि नहीं, वह तो स्टैंडर्ड बुक्स लेगी। तो मैं सिर्फ यह अर्ज कर रहा हूँ कि ये देखने की कोशिश करें कि द्वंद्व कहाँ चल रहा है और वह लड़ाई कितनी गहरी और कितनी कठिन लड़ाई है, जिसमें आप एक स्टैंडर्डाइज्ड किसी चीज़ के पीछे भागते हैं और खुद भूल जाते हैं कि अपनी सृजनात्मकता या शिक्षक जो स्थानीय स्तर पर तैयार कर रहा है उसकी इज्जत करने की आवश्यकता है। दूसरे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या इस बात की भी वकालत करती है कि आप शिक्षक को बतौर शिक्षक, यानी बतौर प्रोफेशनल, आप उसकी इज्जत करें। इसका मतलब क्या है कि एक शिक्षक एक प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है, जैसे इंजीनियर एक प्रोफेशनल होता है। लेकिन आप सारे लोगों ने यह कहा कि शिक्षक कोई भी हो सकता है और शिक्षक किसी भी तरह बहाल किया जा सकता है। इसलिए पूरे देश में अभी शिक्षा मित्रों, शिक्षा सहायकों, गुरुजी, असिस्टेंट टीचर नाम की जो एक संस्था हुआ करती थी, सबसे पहले गजटेड नोटिफिकेशन से उसको ख़त्म किया मध्य प्रदेश सरकार ने, उसके बाद उसको ख़त्म किया बिहार सरकार ने, उसके बाद अलग अलग सरकारों ने उसको चालाकी से ख़त्म किया और शिक्षकों की स्थायी बहाली करने की जगह वे अब शिक्षा मित्र, शिक्षा सहायक, इस तरह की बहालियां करने लगे। इसको लेकर समाज में कौन सी बहस हुई है? कोई बहस नहीं हुई है। हमने कबूल कर लिया, चूंकि यह काम सरकारें कर रही थी, हमने कबूल कर लिया कि भाई भारत के मध्य वर्ग ने चूंकि अपने आप को सरकारी व्यवस्था से अलग कर लिया है, इसलिए इन बच्चों का क्या होता है, वो किनके हवाले जाते हैं, इससे इस पढ़ने लिखने वाले और अंग्रेजी और हिंदी में बोलने और लिखने वाले वर्ग को क्या लेना देना है। आप मुझे बताइए कि पिछले 15 वर्षों में शिक्षा मित्र पर कितनी बहस हुई
और वह बहस जो लोग करना चाहते हैं उनको सुनने वाले कितने लोग हैं? नहीं है। तो आपने जो समस्या उठाई, हम उसी समस्या की तरफ बात कर रहे हैं। आप एक प्रोफेशनल डेवलप कैसे करते हैं? आप टीचर को एक प्रोफेशनल के तौर पर, इसीलिए जब यह पाठ्यचर्या आई तो उसने यह वकालत की कि टीचर एज प्रोफेशनल, उसका मतलब यह है कि टीचर एडुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। और फिर वकालत यह थी कि आपको पैरेलली, समानांतर रूप से टीचर एडुकेशन को रिफॉर्म करना होगा। उसको लेकर प्रतिरोध कितना ज़्यादा हुआ। जो बहस चली, बीएड की अब तक की बहस चल रही है, एनसीटी की आप पूरी बहस को उठाकर देख लीजिए। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि, और जहां तक आरटीई की बात आई, अब आरटीई के पीछे की पूरी बहस को, उस जद्दोजहद पर बात करने के लिए तो हमें अलग वक्त चाहिए, लेकिन आरटीई तो 100 साल के बाद आया ना। 1911 में सबसे पहले मांग हुई थी और 2009, 2010, 100 साल समझने में लग गए कि शिक्षा बच्चे का बुनियादी हक है। दूसरे, पूरी दुनिया, जापान का उदाहरण आपने दिया, अमेरिका, तो हम सारे लोग अमेरिका के ही नागरिक बन जाना चाहते हैं, है ना। बेहतर हो अमेरिका घोषित कर दे कि हम इन्हें अनौपचारिक नागरिक बनाते हैं, तो हम सब लोग उन्नत देश के नागरिक हो जाएंगे, है ना। हमारे प्रधानमंत्री भी जाकर वहाँ एक स्टेडियम में अपनी जनता को संबोधित करना चाहते हैं। तो खैर, लेकिन हम अमेरिका और बाकी देशों से और क्या सीखते हैं? हम सारे लोग बहुत खफा हैं नो डिटेंशन पॉलिसी से। मेहरबानी करके दुनिया के जिन देशों का हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ आप जाकर देखें कौन सा देश है जो अपने बच्चे को फेल करता है। आप उठाइए, शोध कीजिए। शोध करने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो वेबसाइट्स हैं, आप गूगल कीजिए, देखिए जाकर। हम नो डिटेंशन पॉलिसी के पीछे की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, हम उस पर पूरी बहस करने को तैयार नहीं हैं और ना उसके अनुसार शिक्षकों की तैयारी करने को तैयार हैं और पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने को तैयार। इसके चलते वह पूरी एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस हो जाती है, जिसके बारे में आपने कहा कि अब हम लिसनिंग और स्पीकिंग, तो ये कितनी मैकेनिकल चीज़ है। आप अब सीडी बना रहे हैं, यानी शिक्षक पर एक अतिरिक्त बोझ है। और जब शिक्षक को हर चीज़ का निशाना बनाने की आदत इस नौकरशाही की इतनी ज़्यादा है कि मुझे जब 2005 की पाठ्यचर्या लागू हुई, उसके बाद छत्तीसगढ़ से फ़ोन आया एक शिक्षक का, केंद्रीय विद्यालय के पुराने शिक्षक हैं। उन्होंने फ़ोन किया कि साहब, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आप लोगों ने बनाकर तो मुसीबत खड़ी कर दी है। मैंने कहा कि क्या हुआ? तो बोले कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अब यह नियम लागू किया है कि अगर प्रोन्नति होनी है या आपका अगला इंक्रीमेंट, इस पर डिपेंड करेगा कि एनसीएफ में एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता था? लेकिन एनसीएफ में एग्जामिनेशन हुआ और अगर वो टीचर फेल कर गया तो उसका इंक्रीमेंट रुक गया। आप अब मैं फिर कह रहा हूं कि ये सारी चीजें बहुत इत्मीनान से बहस करने की हैं। एनसीएफ को लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन की अपनी एक समझ, नवोदय विद्यालय संगठन की अपनी एक समझ, राज्य सरकारों की अपनी एक समझ, और कोई इत्मीनान से बहस करने को तैयार नहीं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो मैनुअल बना रहा है वो बिल्कुल अलग है उस फिलॉसफी से जिससे एनसीएफ चल रहा है। मैंने कहा कि उसका पहला उदाहरण है कि उसने अपने शिक्षकों के लिए कहा कि आप इसमें क्वालिफाई कर जाइए तो हम आपको प्रमोट करेंगे। दूसरा कि उसके साथ ही यह चलता है नवोदय विद्यालय में भी, दूसरे विद्यालयों में भी, केंद्रीय विद्यालय में, कि अगर आप बॉटनी पढ़ा रहे हैं, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो और एक बच्चा फेल कर गया तो आपका इंक्रीमेंट पर असर पड़ जाएगा, आपको मेमो जारी हो जाएगा। किस्सा होता है यह कि हमको बुनियादी तौर पर बहस शुरू करनी पड़ेगी, उससे हम भागे नहीं। और हम यह ना सोचें कि डर से बच्चा पढ़ता है, क्योंकि फिर जितनी बात हम कर रहे हैं वो क्या है, फेल नहीं किया जाता है, इसकी वजह से उसका डर खत्म हो गया है, इस वजह से उसने पढ़ना बंद कर दिया। अगर डर ही है वह चीज जो किसी को सिखा देगी, तब तो कोई जवाब ही नहीं उसका। मुझे लगता है जब तक डर हटाया नहीं जाएगा, सीखने की शुरुआत नहीं होगी। इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम अपने बच्चों पर इतना विश्वास कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि चूंकि हम उन्हें फेल नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जिन देशों की बात कर रहे हैं, आप मेहरबानी करके जाके वहां के स्कूल देखिए।
बाकी सारी बातें हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन वो उससे जुड़ी हुई हैं। थिएटर इन एजुकेशन हो या रीडिंग रिवॉल्यूशन हो, एनसीईआरटी ने रीडिंग सेल स्थापित किया। उस रीडिंग सेल को उसने बाद में इंस्टीट्यूट में तब्दील करने की कोशिश की, उसको बाद में ख़त्म ही कर दिया गया। उसने रीडिंग सीरीज शुरू करने की कोशिश की, उस पर बाद में पैसा नहीं दिया गया। तो अगर आप निवेश ही नहीं करेंगे, इन्वेस्ट करना होगा ना। अगर रीडिंग सीरीज शुरू करनी है, मथुरा में उसकी लेबोरेटरी स्थापित हुई, वहाँ बाकायदा काम चल रहा था, इस बात को हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन आप अगर तमिलनाडु में उस पर काम चल रहा था, एक दो और राज्यों ने दिलचस्पी ली, लेकिन उस बात को बीच में ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जैसा यहाँ मंत्री महोदय ने कहा, उससे वो मानसिकता समझ में आती है। वो मानसिकता क्या है? आप मुझे ऐसी किताब दिखाएं जिससे कल से बच्चा सिगरेट पीना बंद कर दे। तो प्रेमचंद ने तो इतनी सारी किताबें लिखी, चूंकि उन्होंने उन किताबों में आदर्श की बात की है, लेकिन इस समाज में आदर्श स्थापित नहीं हुआ, इसलिए प्रेमचंद की किताबों को जला देना चाहिए। निष्कर्ष यही निकला। वो कह रहे मुझे ऐसी किताब दो जिससे कल मूल्य स्थापित हो जाए। अगर ऐसा समीकरण होता तो इस देश की हालत ये नहीं होती। यानी आप शिक्षक से, पाठ्यपुस्तक से, पाठ्यचर्या से कह रहे हैं मुझे आज किताब दो, कल आउटपुट दिखलाओ, तो वो किताब कामयाब होगी। मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही सरलीकृत समझ है। इतने ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ इतनी बड़ी बात कहकर आप निकल के चले जाएं, क्योंकि आप दिल्ली की शिक्षा नीति बनाएंगे और उसको लागू कर देंगे, और वो इतने ही आत्मविश्वास से आप करेंगे जिससे कह के आप चले गए, हालांकि विनम्रता पूर्वक कहते चले गए। तो मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को अपनी सरकारों को निवेश करने की ज़रूरत है। अभी केंद्र ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, सबसे निवेश की भारी कटौती की। इसका मतलब है टीचर्स अपॉइंट नहीं होंगे। इसका मतलब है हमें शिक्षा मित्रों से काम चलाना पड़ेगा। 3,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, 7,000 रुपया महीना, 12,000 रुपया महीना, राज्यों में इस तरह से चल रहा है। उसके बाद हम उन शिक्षकों से ये उम्मीद करेंगे कि वो हमारे बच्चों को पढ़ाएं। इसको हम सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसको हम सारे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इसको हम सारे लोग कहते हैं यही ठीक है। क्योंकि फिर ये कहा जाता है टीचर चूंकि परमानेंट हो जाता है इसलिए वो पढ़ाना छोड़ देता है। और स्कूल टीचर तो सबसे आसान चीज़ है, उसको सेंसस में लगा दीजिए, उसको भैंस की गिनती में लगाइए, उसको मुर्गी की गिनती में लगाइए, हर चीज़ में लगा दीजिए। और उसके बाद उसे मिड डे मील लागू हुआ। मैं मिड डे मील का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, लेकिन मिड डे मील में शिक्षक को अगर ब्लॉक में जाकर गेहूं भी खरीदना है, उस गेहूं की हिफाजत भी करनी है, अगर उसे चूल्हा भी लगवाना है, उसे कुक को भी देखना है, उसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी है, तो वो क्या कर रहा है फिर? हम लोगों ने किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। मैं कह रहा हूँ मिड डे मील स्कीम को आप अवश्य लागू करें, लेकिन बेचारे टीचर को गेहूं खरीदने से लेकर, इसलिए बिहार में जो दुर्घटना हुई आपको याद होगा 2 साल पहले, जिसमें कुछ बच्चे मारे गए, और उसमें उस प्रिंसिपल को जो परमानेंट भी नहीं थी, मीना कुमारी उसी तरह की थी जिसके बारे में मैंने बात किया, सारे अखबारों ने उसको खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया। मैंने कहा भाई वो खुद शिकार है, किस जगह खाना बन रहा है, कहाँ वो गेहूं रख रही है, कैसे ताला बंद कर रही है। तो इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए थोड़ी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। लंबी बहस है और मतलब इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, हमारे पास भी बहुत सीमित वक्त था। अब मैं समापन भाषण के लिए परवेज जी को बुलाता हूँ, और उसके बाद फिर आपके लिए चाय बुलाने का और आने का है, और वही बना रहे। और इनको बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गया कि 2 लोग जिनको जवाब देने से सारा वो चल जा चुके थे। वो असल में ये था, यही कमिटमेंट हमारा कृष्ण कुमार जी के साथ था, उनको विचार में जाना था, वो निकल गए। बहरहाल जो मुद्दे थे उन पर मेरे ख्याल से बातचीत अच्छी हुई, और बातचीत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, सवाल बहुत ज़्यादा थे। इससे लगता है पार्टिसिपेशन कि आपने ध्यान से सुना, आप अपनी चीज़ लेकर आए थे, और जवाब जो भी उन्होंने दी आपको जितने वो दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ना वो स्टेट हैं ना वो केंद्र हैं, वो आलोचक हैं, और आलोचक के ही सवाल होते हैं और आलोचक के ही जवाब थे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैं एक बार फिर आपको शुरुआत करूँगा, लेकिन उससे पहले भाई आपने मोमेंट तो रखे हैं, और असल में ये सिलसिला है हमारा, और सिलसिला होता है, इसकी अगली शक्ल क्या होगी पता नहीं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ये सिलसिला चाहिए। बहुत बहुत